हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहली क्लास में इतने सैड हो। आगे क्या होगा तुम्हारा? जोर से बोल लो। ये पहली क्लास में बड़े समय बाद तुम्हारी फेस टू फेस क्लास शुरू हुई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आप में से पहला बैच ऐसा होगा कि किसी की भी शक्ल मुझे नहीं पता, नहीं तो हर बार क्या होता है किसी ना किसी की शक्ल तो पता होती है। आप में से जो लोगों ने ऑलरेडी हमसे क्लासेस ली भी होंगी, फाउंडेशन में वर्चुअली ली होंगी, तो मैं आपको जानता हूँ आपके व्हाट्सएप के डीपी से या आपके फ़ोन नंबर से या आपके नाम से। जिन लोगों ने पहली बार हमसे क्लासेस ली हैं, पहले एक बार अपनी फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है संचित ग्रोवर। बाय प्रोफेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑल्सो एलएलबी। और अपना प्रोफेशनली बताऊं तो मैंने अब मेरी इंटर्नशिप जो स्टार्टिंग की थी आर्टिकलशिप, वो भी सारी टैक्सेशन में थी, वो इनकम टैक्स में थी। एंड आफ्टर क्वालिफिकेशन मैंने जब क्वालिफाई कर लिया था, मेरी सारा जो मैंने काम किया था वो इनडायरेक्ट टैक्स में किया था। इनडायरेक्ट टैक्स उस जमाने में पहले हमारा पिछला सर्विस टैक्स एक्साइज ड्यूटी चलता था जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था 2015 में। उसका 2017 में आप सबको पता ही है क्या आ गया था, जीएसटी आ गया था। तो मेरा तो सारा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आर्टिकलशिप से लेकर अब तक जो भी कुछ हुआ है टैक्सेशन के साथ ही हुआ है। बात करूं इकोनॉमिक्स की, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स भी बताता हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इकोनॉमिक्स से सबने स्कूल में पढ़ी होती है, कॉलेज में पढ़ी होती है, तो मैंने भी स्कूल वगैरह में पढ़ी थी। मगर जब हमने जीएसटी के प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे थे, दैट वाज द पॉइंट ऑफ टाइम जब मेरा इकोनॉमिक्स के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ था। तो मेरे दो मेन सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एफएम और अपना इधर से टैक्सेशन। दोनों के अंदर ही जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मैंने आपको बता दिया। अब मैंने तो अपने बारे में इनफ बताना था जो बता दिया। पहले आज मैं डिस्कशन करूंगा। अच्छा, आप में से कौन से हैं जो ऑलरेडी जीएसटी कवर कर चुके हैं? मतलब जितने लेक्चर हो गए, आप जीएसटी से हो, आप दोनों भी जीएसटी, मतलब जितने लेक्चर हो गए हैं या सिर्फ एक आधा देखा था? जितने हो गए उतने देख लिए हैं। अच्छा, चलो, बहुत अच्छी बात। अब ऐसी बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास के अंदर भी होंगे जिन्होंने जीएसटी वगैरह कर लिया, मगर मैं आज क्योंकि इनकम टैक्स स्टार्ट कर रहा हूं और आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो टैक्स की पहली क्लास में बैठे हैं, तो मैं टैक्स स्क्रैच से पढ़ाऊंगा। यानी वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच की व्हाट इज टैक्स। ठीक है जी, टैक्सेशन सब्जेक्ट का सिलेबस सब कुछ मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगा। तो आप में से कुछ बच्चे अगर जिन्होंने जीएसटी वगैरह में ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ लिया है, आपको 1 घंटे तक कुछ रिपीटेटिव लगेंगी चीजें, मगर 1 घंटे बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा? इनकम टैक्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, पहले मैं, इससे पहले कि मैं टैक्स सब्जेक्ट में आऊं, आप सबको सीए इंटर का आइडिया तो है पूरा? सीए इंटरमीडिएट का तो आइडिया होगा ना? कितने सब्जेक्ट है हमारे सीए इंटरमीडिएट में? टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। और ये भी पता होगा 8 सब्जेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अब मैं पूरा डिटेल में तो नहीं समझा रहा, वैसे वो 8 सब्जेक्ट, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। मैं आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जो भी ऐप पे ग्रुप बनेगा, उसके अंदर वो वीडियो शेयर कर दूंगा। कोई भी आपको डाउट, पासिंग क्राइटेरिया या कुछ भी है हमारा इससे रिलेटेड सब्जेक्ट, सीए इंटर से रिलेटेड, वो उसमें क्लियर हो जाएगा। आज मैं वो सारी चीजें रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि दोज आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड। मैं सीधा अपने सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है टैक्सेशन। ठीक है जी। अच्छा, टैक्सेशन वैसे बता दूं, टैक्सेशन हमारा कौन से ग्रुप में है? ग्रुप नंबर 1 में या ग्रुप नंबर 2 में? ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 में भी 4 पेपर हैं। टैक्सेशन की बात करूं, टैक्सेशन ग्रुप नंबर 1 में कौन सा पेपर है? पेपर नंबर 4। हमारा टैक्सेशन पेपर नंबर 4 आएगा, यानी फर्स्ट ग्रुप का आखिरी पेपर निकल के आएगा। टैक्सेशन का सिलेबस क्या है वो भी डिस्कस करते हैं, मगर बिफोर दैट मैं आपको पहले ये बता दूं, 1 मिनट के लिए एग्जाम को मारो गोली। टैक्सेशन एज ए सब्जेक्ट आपका पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। मतलब अभी तक फाउंडेशन में, 11 12 में वो सारे सब्जेक्ट नहीं थे। अकाउंटेंसी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लॉ आपने कहीं ना कहीं फाउंडेशन में पढ़ लिया, फाउंडेशन के अंदर आपने कंपनीज एक्ट जहां तक पढ़ा वहां से आगे स्टार्ट हो जाएगा। फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जहां पे छोड़ा वहां से आगे स्टार्ट हो जाएगा। तो लॉ आप फेमिलियर हो, अकाउंट्स आपने कर ही रखा है 11th क्लास से। कॉस्ट अकाउंटिंग आपके लिए सब्जेक्ट नया है, बट वो मोरलेस कैसा लगेगा आपको? अकाउंट जैसा। मगर ये ऐसा सब्जेक्ट है जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है आपके सीए सिलेबस में। एंड लेट मी टेल यू, आपके सीए प्रोफेशन में ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है सीए बनने के बाद 5 इयर्स डाउन द लाइन, 10 इयर्स डाउन द लाइन, जब सीए बन जाओगे उसके बाद आप हो सकता है अपने अकाउंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स काफी सारे भूल गए हो। आज आप किसी भी प्रैक्टाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाके बात करो जिसको 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, शायद उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर और उसके नाम भी याद ना हो। कॉस्ट अकाउंटिंग तो मेरे से लिखवा लो, उसको याद नहीं होंगी ऑब्वियसली। मगर एक सब्जेक्ट जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलूंगा, नॉट ऑल, क्योंकि आज की डेट में सीए की इतनी सारी फील्ड्स हैं, कुछ लोग हैं जो टैक्स को छोड़ के किसी और फील्ड में चले जाते हैं, बट प्रैक्टाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कहीं जॉब नहीं कर रहे, आपको 80 से 90% मिलेंगे जो टैक्स के बारे में जानते होंगे, क्योंकि मजबूरी है। जैसे वो होता है ना कि हर प्रोफेशन के लिए एक दाल रोटी होती है,
कि भाई ऊपर का शाही पनीर और वो तो बाद में कमा लेंगे, पर दाल रोटी कमानी है तो हमारे प्रोफेशन के लिए मान के चलो ये दाल रोटी है टैक्सेशन सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसा नहीं है टैक्सेशन सब्जेक्ट के बारे में प्रैक्टिस करना, लोगों को एडवाइस करना, लोगों को रिप्रेजेंट करना सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट भी करते हैं, कुछ कंपनी सेक्रेटरी भी करते हैं, लॉयर्स भी करते हैं। आपको काफी सारे लॉयर्स भी मिल जाएंगे जो इनकम टैक्स के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। मगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या है, बाय एंड लार्ज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ना अ सॉर्ट ऑफ मोनोपोली बना ली है अपनी टैक्स के अंदर। सॉर्ट ऑफ मोनोपोली इसलिए कह रहा हूं, देयर आर सर्टन 5-10% मार्केट का शेयर जो लॉयर्स भी ले रहे होंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट भी। बट आज की डेट में अगर किसी को किसी भी टैक्स रिलेटेड क्वेरी के बारे में पूछना है तो वो बाय डिफॉल्ट किसके पास जाता है? चार्टर्ड अकाउंट। क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ मोनोपोली बन गई है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, इसीलिए मैं पहले ये बता रहा हूं एज अ स्टूडेंट ये कितने मार्क्स का है, कैसा पेपर आएगा, वो बात की चीज है। पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो तो ये सब्जेक्ट आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, ये सब्जेक्ट आपके पीछे सूनर और लेटर आएगा। और मैं कह रहा हूं एक मिनट के लिए अगर आपने सोच रखा है, आप में तो बच्चे सोच रहे होंगे अरे मैंने क्या करना है, मैंने कौन सी प्रैक्टिस करनी है, मैं तो जॉब करूंगा। और आपने सोच रखा होगा मैं जॉब ऑडिट फील्ड में करूंगा। आप अगर टैक्सेशन फील्ड में ना जॉब करो, ऑडिट फील्ड में जॉब करो, ऑडिट में भी टैक्स कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आ जाएगा। हाँ, आप कुछ टोटली अनरिलेटेड काम कर रहे हो, सीए बनने के बाद क्या कहते हैं फाइनेंस स्टॉक मार्केट में घुस गए या समथिंग लाइक दैट, वहां घुस गए, वहां जाकर आप बोल सकते हो कि हाँ मेरा टैक्स यूज नहीं हुआ इतना। मगर वहां पर भी प्रॉब्लम पता क्या है, मान लो आज की डेट में सिंपल सी बात है, मैं टैक्स का टीचर हूं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मैं जब बाहर जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, रिश्तेदारों से मिलता हूँ, इट इज क्वाइट नेचुरल रिश्तेदार मुझे कैसे जज करते हैं, अपनी कोई ना कोई क्वेरी पूछ के बैठ जाते हैं मेरे से, यार हमने ना ये प्लॉट बेचा था, ऐसे किया था। चलो मेरा तो सब्जेक्ट है, मैं उनको जवाब दे देता हूं, उनको सेटिस्फैक्टरी जवाब दे देता हूं, तो उनको लगता है यार ये पढ़ा लिखा है। मान लो एक मिनट के लिए साहिल सर हैं लॉ के टीचर, उनको टैक्स धीरे धीरे कनेक्शन खत्म होता गया, लॉ में डिटेल में आते गए। तो अब मान लो आज उनसे कोई टैक्स की क्वेरी पूछे, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड सुनते क्या करेगा, कोई मान के चलेगा तुम्हें टैक्स आता है। जब ऐसी फील्ड में आप चले जाते हो बाय चांस जहां पर आपका टैक्स से रोज रोज लेना देना नहीं है, वहां पर भी दुनिया एक्सपेक्ट करती है तुम्हें टैक्स आना चाहिए। अगर आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लॉ में एक्सपर्ट है, कॉर्पोरेट लॉ में, या जो लेट्स से शेयर मार्केट वाली फील्ड में घुस गया है, या कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में घुस गया है, किसी और फील्ड में चला गया है, उससे भी लोग, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी, उसके खुद के घर वाले एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ भाई इनकम टैक्स की क्वेरी पूछूं तो जवाब मिलना चाहिए। और अगर मजे की बात यह है क्वेरी का जवाब ना दो ना, लोग जज करते हैं, लोग जज के ये करते हैं, अरे ऐसे बन गया होगा सीए, इसको तो ये नहीं पता। तो एक टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर तुम्हारे काम आए ना आए, इज्जत बचाने के लिए ये सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सब्जेक्ट आता नहीं होगा ना, तुम अपनी भी सारी जिंदगी बेइज्जतियां कराओगे और अपने प्रोफेशन की भी बेइज्जतियां कराओगे। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं ये सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया एज चार्टर्ड अकाउंटेंट हमसे एक्सपेक्ट करती है। और अब जब जैसे ही आप सीए स्टूडेंट बन चुके हो, सीए इंटर में आओगे ना, अभी सीए बने नहीं होगे, जो मैं चीज बोल रहा हूं पहले एक्सपीरियंस करने लग जाओगे। अभी सीए स्टूडेंट होगे, बीइंग अ सीए स्टूडेंट इटसेल्फ लोग क्या करेंगे, तुमसे एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे, तुमसे क्वेरीज पूछने लग जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने आपको पहले बता दिया, फ्रॉम सीए प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू जब आप सीए बन जाओगे ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन ऑल्सो, आपको कल को जब प्रैक्टिस करोगे रेवेन्यू जनरेट करनी है, वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि वैसे भी बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स यू टू रिमेंबर दिस। ठीक है जी, ये तो बात कर ली प्रोफेशन की। अब जरा बात करते हैं हमारे एग्जाम की। हमारा एग्जाम ये 100 मार्क्स का एग्जाम है, और ये जो 100 मार्क्स का एग्जाम है, जैसे फाउंडेशन में क्या होता था, आपके कुछ पेपर ऐसे थे जो प्योरली डिस्क्रिप्टिव थे, कुछ पेपर ऐसे थे जो प्योरली क्या थे, एमसीक्यू बेस्ड थे। अब हमारा ये वाला पेपर जो इंटर वाले पेपर हैं, यहां पर कुछ पेपर आएंगे, मेनली मैं बोलूं 4 पेपर ऐसे हैं जिनके अंदर 30% पेपर एमसीक्यू आएगा और 70% पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा। हमारे 4 पेपर ऐसे मिलेंगे आपको सीए इंटर में, सेम पेपर में ही 30% पेपर एमसीक्यू आएगा और 70% पेपर डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब जो प्रैक्टिकल आपको शीट के अंदर लिख के आना होता है, आंसर लिख के आने होते हैं। कौन कौन से ऐसे पेपर हैं, मैं बात करूं ग्रुप नंबर 1 के अंदर। ग्रुप नंबर 1 में जो आपका लॉ का पेपर है वो इस कैटेगरी में आएगा, और जो हमारा टैक्स का पेपर है, टैक्सेशन पेपर नंबर 4, वो भी इस कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली जब आप ग्रुप 2 में जाओगे तो आपका ऑडिट का पेपर इस कैटेगरी में आएगा, और आपका EIS SM नाम का एक सब्जेक्ट आएगा,
वो इस कैटेगरी में। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपका जो टैक्सेशन पेपर है वो 30 मार्क्स के पेपर एमसीक्यू आएगा और बाकी 70 मार्क्स का पेपर क्या आएगा, डिस्क्रिप्टिव। अब अगर आप ये सोच के, ये सुनकर ऐसा लग रहा है आपको, अरे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर तो फाउंडेशन में भी थे, बड़ी आसानी से हो गए थे, कुछ बच्चे तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को मान के चलते हैं ये 30 नंबर तो हो गए मेरे फ्री के, ये तो मेरे आ ही जाएंगे, और इसके अलावा पास होने के लिए 10 मार्क्स और लेने हैं क्योंकि 40 पासिंग होता है, ओवरऑल 50 होता है। तो ऐसा नहीं होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा हमारे किस तरह के एमसीक्यू आते हैं। अभी आपको सिर्फ आइडिया के लिए बता दूंगा कि जो हमारे एमसीक्यू जिस तरह के फाउंडेशन लेवल पे आते थे, बिल्कुल सिंपल, इकोनॉमिक्स का सबने आपने पेपर दे ही रखा होगा, क्या बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उठ के आ जाते थे, बहुत सारे क्वेश्चन तो दिमाग लगवाते ही नहीं थे, बिल्कुल स्ट्रेट अवे सारी चीजें आ जाती थी। यहां पर आपका एमसीक्यू पोर्शन के अंदर भी वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेक करेगा। तो एमसीक्यू के जो 30 मार्क्स हैं, अगर आपको किसी सीनियर ने ये बोल दिया है अरे ये तो फ्री में आ जाते हैं, बस 10 मार्क्स और लेने होते हैं, ऐसा नहीं है। इन 30 मार्क्स के लिए भी हमें पूरी मेहनत करनी होती है। वो अलग बात है, मेहनत करने का तरीका कोई अलग नहीं है। जब हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक को चाहे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से पढ़ो या एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से पढ़ो, पढ़ने का तरीका सेम है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, फिर उसमें से कोई पर्सन अगर हमसे एमसीक्यू पूछ ले या उसमें से हमें डिस्क्रिप्टिव पूछ ले, बात हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो मैं आपको वैसे बता रहा हूं। अच्छा, एक चीज और बता दूं बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, पिछले 3 अटेम्प्ट से आईसीआई ने थोड़ा सा चेंज और किया है। पिछले 3 अटेम्प्ट से क्या चेंज किया है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी ना उसने क्या कर दिए, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसे आप सबका बचपन 7th 8th 10th क्लास तक इंग्लिश पढ़ते थे, उसके अंदर अनसीन पैसेज आते थे। अच्छा बचपन छोड़ो, अभी तुम्हारा फाउंडेशन में भी आया होगा ना, वीसीआर के अंदर अनसीन पैसेज आया होगा, कॉम्प्रिहेंशन बोलते हो। उसमें क्या करते थे, तुम्हें एक पूरा आधा पेज का, 1.5 पेज का, 1 पेज का पूरा एक स्टोरी दे देते थे, उस स्टोरी में से क्या करते थे, क्वेश्चन पूछते थे। यहां पर भी ऐसी होगा, बस फर्क ये है वो स्टोरी किसी टैक्स पेयर की चल रही होगी, पूरी कहानी सुना देंगे, मिस्टर राम इतनी उम्र है, उसकी सैलरी आती है, उसने एक एफडी करा रखी है, वहां से इंटरेस्ट आता है, उसके पास एक एग्रीकल्चरल लैंड थी जो उसके फादर ने दी थी, वो उसने बेच दी, बेचने के बाद ये करा, उसकी वाइफ की इनकम ये है, उसके बच्चों की इनकम ये है, पूरी कहानी सुना देंगे मिस्टर राम के बारे में, और लास्ट में उसमें से 5 क्वेश्चन पूछेंगे। अब उसके जैसे अनलाइक इंग्लिश का पेपर या अनलाइक बीसीआर का पेपर जहां टीचर कहती थी कि बेटा आंसर पैसेज में छुपा हुआ है, यहां आंसर पैसेज में नहीं छुपा हुआ, यहां आंसर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज उसको। तो ये जो केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने निकाले हैं ना, मेरे हिसाब से इससे इन्होंने पेपर और ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कर दिया है, क्योंकि अब ये क्या करते हैं, जैसा रियल लाइफ सिचुएशन होती है ना, वैसे क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। रियल लाइफ में मुझे एक बात बताओ, जब आपका क्लाइंट आएगा तो आपका क्लाइंट कोई एक चैप्टर की प्रॉब्लम तो लेके आएगा नहीं, आपका क्लाइंट कहेगा मेरी सैलरी की भी इनकम है, आपका क्लाइंट कहेगा मेरा बिजनेस भी चलता है, आपका क्लाइंट कहेगा मुझे एफडी से भी इनकम आती है, आपका क्लाइंट कहेगा मेरे को मैंने एक दुकान थी बेच दी, ये सारी चीजें बोलेगा। ये सारी चीजों के लिए आपकी बुक में चैप्टर अलग अलग है, सैलरी इनकम का चैप्टर अलग है, एफडी की इनकम का चैप्टर अलग है, बिजनेस की इनकम अलग, ये चैप्टर पढ़ाने के लिए अलग है। बट रियल लाइफ में कभी भी किसी क्लाइंट की क्वेरी एक चैप्टर से आती है या मल्टीपल चैप्टर से आती है, मल्टीपल चैप्टर। वही चीज आईसीआई ने करने की कोशिश करी है। उसने कहा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा, देयर वर स्टूडेंट्स जो करते क्या थे, मान लो इनकम टैक्स के अंदर 15 चैप्टर हैं, इनकम टैक्स के अंदर 15 चैप्टर हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, 15 में से 8 या 9 चैप्टर पढ़ के चले जाते थे, 6 चैप्टर छोड़ जाते थे। बड़ा सिंपल लॉजिक होता था, 100 में से 40 मार्क्स लेने हैं, 60% सिलेबस पढ़ लेते हैं, 20% भगवान बचा लेगा और 40% मार्क्स आ जाएंगे, और ऐसे पास भी हो जाते थे कई बार। क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ना क्या हो जाता था, मैं और बच्चों को क्या ब्लेम करूं, फैकल्टीज भी आ गए थे, बेटा इसमें से कर लो, इसमें से इतने नंबर का आएगा, इसमें से वो एनालिसिस एक पूरी शीट बना के बैठ जाते थे पिछले 10 साल के पेपर का, और बच्चे को लास्ट में कहते थे तुम ये 4 चैप्टर छोड़ सकते हो, बच्चा छोड़ देता था, सीधी सी बात है। बच्चा कहता जब टीचर कह रहा है छोड़ दूं तो मैं तो वैसे भी करने नहीं वाला था, और ऐसे बच्चे पास भी हो जाते थे। मैंने तो खुद अपने समय में ऐसे अपने आसपास के लोगों को पास होते देखा है, लिमिटेड पढ़ के गए, लक ने साथ दिया, जहां से पढ़ा वहां से पेपर आ गया, पास भी हो गए, सीए भी बन गए। मगर ऐसे लोग ना फिर सारी जिंदगी बेइज्जतियां कराते हैं, अपनी भी प्रोफेशन की भी। क्यों, अब मान के चलो, आप खुद एक चीज सोचो, आप एक डॉक्टर के पास गए, मैं एक बार सीए की जगह एक डॉक्टर का एग्जांपल है, तो आप एक डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को जाके बोला
कि भाई मुझे फीवर भी हो रहा है, मुझे ना यहाँ पर टांग में दर्द भी हो जाता है, दांत में भी दर्द हो जाता है, अलग अलग 5-6 सिम्टम गिनवा दिए। डॉक्टर ऐसे बैठा है, मतलब डॉक्टर ऐसे करते हैं कई बार ना, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं ऐसे नीचे देखकर बड़े सीरियस से लग रहे होते हो, जैसे तो उसकी शक्ल सीरियस होती है, तुम्हारी धुक धुक हो जाती है, पता नहीं कौन सी बीमारी होने वाली है मुझे। वो 5 मिनट तक कुछ बोला नहीं डॉक्टर, तुमने सारे सिम्टम बता दिए, वो 5 मिनट तक कुछ बोला नहीं, तुम डर गए, आपने बोला डॉक्टर साहब मैं ठीक हूं, बच तो जाऊंगा ना। तो आपने अभी इतना बोला, डॉक्टर ने क्या, डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर कह रहे चुप क्यों बैठे हो, वो एक्चुअली एमबीबीएस जब मैंने करी थी ना, मैंने आपकी बीमारियों वाला चैप्टर छोड़ दिया था। अगर आपके सामने वो डॉक्टर ऐसा बोले, आप 1 मिनट भी रुकोगे नहीं, उल्टा 4 गालियां और दे के आओगे, आप कहोगे तू डॉक्टर है क्या है, मैंने तेरे को बीमारी बता रहा हूं, तेरे को टेंशन इस बात की हो रही है, तूने अपने समय में वो चैप्टर छोड़ दिया था। यही काम सीए के साथ होता था। क्लाइंट सामने बैठा है, वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, सीए बेचारा ऐसे बैठा है, यार जब मैंने सीए करी थी तब तो कैपिटल गेन चैप्टर ही छोड़ दिया था, ये इंसान तो आया ही क्या है अपनी प्रॉब्लम लेके, मैंने प्लॉट बेच दिया, इसको तो कैपिटल गेन हुआ है। इस वजह से आईसीआई ने क्या किया है, वो कह रहा है अब छोड़ के देखो कोई चैप्टर, मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछ लूंगा। तो ये केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन होगा ना, कुछ बच्चे आपको कहते मिलेंगे यार ये क्वेश्चन ना बहुत मुश्किल आता है, ये क्वेश्चन मुश्किल उनको लगते हैं जो लिमिटेड स्टडी करके आए हैं, और आईसीआई का ऑब्जेक्टिव ही क्या है, आपको लिमिटेड स्टडी नहीं करानी, इसीलिए उसने क्या निकाला है, ये केस स्टडी। सिमिलरली एक आपका टैक्स के अंदर क्वेश्चन आता है, अभी आपको पेपर का पैटर्न बताऊंगा, उस क्वेश्चन में वो क्या करता है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वो 14 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन होता है, और आप इमेजिन कर सकते हो अगर 14 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन होता है तो वो उस क्वेश्चन के अंदर आपकी पूरे सिलेबस की नॉलेज चेक कर लेगा। मतलब ठीक है 15 के 15 चैप्टर तो नहीं, मगर अगर मैं एक एग्जामिनर हूं, मुझे 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना है बच्चों से, तो मैं कम से कम 5 या 6 चैप्टर कवर अप करने की कोशिश करूंगा, और वो क्वेश्चन उसी बच्चे का सही होगा जिसने सारे चैप्टर करे हैं। जिसने लिमिटेड स्टडी करी है वो पहले 4 लाइनें पढ़ेगा, उसे अच्छी फीलिंग आएगी, अगली 4 लाइनों में उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, आगे वो पढ़ेगा ही नहीं, बात खत्म, आगे वो पढ़ेगा ही नहीं उसके बाद। तो इस तरह से हमारा पेपर डिजाइन किया गया है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन के निकलें वो उस एमबीबीएस डॉक्टर की तरह ना हो जो लिमिटेड स्टडी करके गया हो। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको पहले बेसिक इंट्रो दे दी। अब मैं बिफोर टेलिंग यू सिलेबस के बारे में और चीजें, पहले मैं ना आपके साथ टैक्सेशन की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूं, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि टैक्स होता क्या है, तो हम अपना सिलेबस क्या समझेंगे। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए हमारे देश में कौन कौन से टैक्स लगते हैं। जब हमें यह पता लग जाएगा कि हमारे देश में कौन कौन से टैक्स लगते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टैक्स आपको सीए इंटर लेवल पे पढ़ाता है आईसीआई, और कौन कौन से टैक्स सीए फाइनल लेवल पे। टैक्स पहले मैं बता दूं, आज से लेकर सीए बनने तक आपको कितने मार्क्स के पेपर देने हैं, आज से सीए बनने तक कितने मार्क्स के पेपर देने हैं, 800 मार्क्स के पेपर सीए इंटर लेवल पे देने हैं, 8 पेपर, और 800 मार्क्स के पेपर सीए फाइनल, यानी 1600 मार्क्स के पेपर देने हैं आपको। 1600 में से 400 मार्क्स का पेपर टैक्स का होगा। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको आइडिया दे दूं, 1600 में से 400 मार्क्स का पेपर कहां से होगा, टैक्स से होगा। तो अब एक बार समझ लेते हैं कि जब आईसीआई ने 1600 मार्क्स के जो पेपर पूछेगा उसमें से 400 मार्क्स एलोकेट टैक्स को दे रखे हैं, तो पहले समझे तो सही हमारे देश में टैक्स कौन कौन से लगते हैं। तो पहले यहां पर एक बार समझते हैं, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज टैक्स। चलिए पहले आप मुझे बताओ व्हाट इज टैक्स, कोई डेफिनेशन जो आपके दिमाग में आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लूं ताकि मुझे डाउट्स दिखते रहें। व्हाट इज टैक्स बताइए। इन्होंने बोला फीस चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट, हाँ जी, और कोई बताओ, लाइव वाले भी कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, और बताओ, कुछ भी बोल दो, मुझे पता है नहीं आता, तुम्हारे साथ वाले को भी नहीं आता, तो एक चीज तो इग्नोर कर दो कि हाँ मेरे को, मैं कोई जवाब दूंगा क्लास में या दूंगी तो मेरे को कोई जज करेगा, जज करने वाला कोई नहीं है। अब तो मतलब सीधा अब तुम जिस लेवल पे तुम खड़े हो तुम्हारे साथ वाला भी उसी लेवल पर ही है। और सबसे बड़ी बात ये है, जो बच्चे फाउंडेशन में फेस टू फेस वगैरह करके आते थे वो ना उसी बैच में बैठे होते थे जो पहले, तो उनको डर लगता था ये मेरा जानकार है। तुम तो सारे एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता तुम में से कोई भी पर्सन एक दूसरे को जानता भी है, शायद पहली बार मिल रहे होगे, एक आधा कोई आ गया टोली बनाकर अपनी तो वो अलग बात है, मगर तुम जब एक दूसरे को जानते ही नहीं हो तो शर्मा क्यों रहे हो। जो मन में आ रहा है बोलो, टैक्स किसी को नहीं आता, आपने मन में जो भी आ रहा है वो बोलना है। टैक्स क्या है, इन्होंने बोल दिया फीस चार्ज बाय गवर्नमेंट, किसने बोला ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय लॉ, और बता दो, इन्होंने बोला रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, और कुछ दिमाग में आ रहा है, यूनिलैटरल लायबिलिटी, चैट में भी किसने बोला यूनिलैटरल
यूनिलैटरल लायबिलिटी। चलो अब 3-4 आंसर आ गए हैं, अब मैं डिस्कशन करनी शुरू करता हूं। फीस चार्ज बाय गवर्नमेंट को पहले डिस्कस करते हैं। पहली बात हम सोचते हैं, हमारे सामने टिपिकली क्वेश्चन आता है, क्या आप सबने पढ़ा होगा शायद फाउंडेशन लेवल पे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पढ़ा होगा, एक वर्ड पढ़ा होगा कंसीडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर पास करके आए हो फाउंडेशन, तो आई होप कंसीडरेशन का मतलब तो पढ़ ही रखा होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन से सेक्शन में डिफाइन था ये? 2 में तो था, मुझे पता है, हर एक्ट के अंदर सेक्शन 2 में ही डेफिनेशन होती है। तो 2 के अंदर क्लॉज याद है किसी को? 2 क्लॉज डी। मतलब अभी तुम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे जहां पर अब तुम बेइज्जतियां करानी शुरू करो। मुझे दिक्कत ये होती थी, अभी तुम पास करके आए हो, अभी से बेइज्जती करानी शुरू कर देते तो दिक्कत आती। चलो अभी तुमने अपनी लाज बचा ली। 2 क्लॉज डी, यहां पर भी आंसर आ गया 2 क्लॉज डी। कंसीडरेशन की डेफिनेशन में, मैं पूरी डेफिनेशन में नहीं जा रहा क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पूरी याद भी नहीं है, क्योंकि मेरा बहुत समय से साथ छूट चुका है इस सब्जेक्ट के साथ, कॉन्ट्रैक्ट याद। यहां पर आपने एक वर्ड शुरू पढ़ा होगा, क्विड प्रो क्यो। ये चीज आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं कि कंसीडरेशन के लिए क्या होना जरूरी है, क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। किसी भी चीज को कंसीडरेशन कब बोला जाता है? जब जो चीज मैं आपके लिए कर रहा हूं और बदले में आप मुझे जो भी पे कर रहे हो, चाहे वो मॉनेटरी वे में पे कर रहे हो या नॉन मॉनेटरी में, उसका आपस में क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप होना चाहिए। वो डायरेक्टली एक दूसरे से क्या होने चाहिए? कनेक्टेड होने चाहिए। तभी उसको हम क्या बोल सकते हैं? कंसीडरेशन बोल सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या टैक्स एक कंसीडरेशन है? क्या हम टैक्स को एक कंसीडरेशन मान सकते हैं? क्योंकि टैक्स के बदले में अगर आप ध्यान से देखो, गवर्नमेंट हमें बहुत सारी चीजें देती है। क्या देती है? जरा एग्जांपल दो, क्या देती है? मान लो रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब हम एक सेफ एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। हमारी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए सरकार पुलिस को तैनात करती है, सीआरपीएफ को तैनात करती है, आर्मी, नेशनल डिफेंस वगैरह। तो वो नेशनल डिफेंस या पुलिस सर्विस हमारी क्या हो गई? सर्विस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रात को आप सड़क पर चलते हो, स्ट्रीट लाइट मिलती है। दिल्ली के अंदर तो मिली जाती होगी, बाकी शहरों का चलो फिर भी डाउटफुल है। दिल्ली के बाहर जाओ ना, आप कभी यहां से जाओ, यहां से निकलोगे, द मोमेंट यू एंटर हरियाणा, आपको पता भी नहीं चल मतलब कोई बताएगा भी नहीं, आपको पता लग जाएगा हरियाणा आ चुका है। क्यों? सारी स्ट्रीट लाइट ऑल ऑफ ए सडन बंद हो जाती है, पता नहीं क्यों। एज इफ ऐसा लगता है कंट्री चेंज कर लिया हमने, यहां कोई और कंट्री थी, यहां कोई और कंट्री थी। सारा जो भी करना था ना हमारे देश में, हमने नेशनल कैपिटल को सुधारने में लगा दिया है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब स्ट्रीट लाइट सर्विस मिलती है आपको, स्ट्रीट लाइट सर्विस के कोई पैसे देते हो आप, तो स्ट्रीट लाइट कहां से आती होगी? ऑब्वियस सी बात है, कहां से आती होगी? जो क्या कहते हैं, जो टैक्स की रेवेन्यू कलेक्ट करी है सरकार ने, वहां से। सिमिलरली आप सबको वैक्सीन लगी, लगवा लिया सबने? 2 लगवा लिया या एक लगवा के आए हो? एक लगवा लिया ना, एक तो लगवा ही लेना, एक भी नहीं लगवाई? चलो अच्छा, दोनों लग गई। मैं भी अभी जस्ट परसों तरसों दूसरी डोज लगवा के आया हूं। मैंने कहा बहुत सारे लोगों से मिलना है, कहीं तुम गिफ्ट के रूप में मुझे कुछ और दे दो, तो मैं भी वैक्सीन लगवा के आया हूं। तो वैक्सीन जो हमें लग रही है, वैक्सीन जो हमें लग रही हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही हैं, ठीक है। अच्छा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो लग रही हैं, सरकार उसके पैसे दे रही है, मतलब उस कंपनी को। सरकार के पास पैसे कहां से आ रहे हैं? टैक्स से। यानी एक चीज आप ध्यान से समझो, हमें जो भी सो कॉल्ड फ्री सर्विसेज मिलती हैं, चाहे वो नेशनल डिफेंस हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो वैक्सीन लग रही है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट है, चाहे वो हमारे घर के सामने सड़क बन रही है, चाहे वो सीवरेज सिस्टम डला हुआ है, उस सबका पैसा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कहां से गया होता है? हमारी टैक्स से। तो कुछ लोग बोलते हैं, सर हम टैक्स को क्या कंसिडरेशन नहीं बोल सकते? Can we say tax is a consideration for the services that we receive from the government? अगर आप ध्यान से देखो, इनडायरेक्टली तो जो सर्विसेज हैं उसका पैसा टैक्स से आ रहा है, बट एक मिनट के लिए सोच के देखो, मैं इनकम टैक्स पे करता हूं, मैं पिछले 7-8 साल से इनकम टैक्स पे कर रहा हूं। इनफैक्ट सीए बनने से पहले भी मैं इनकम टैक्स पे करता था, क्योंकि ड्यूरिंग माय सीए फाइनल मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो तब भी मेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट से आती, मैंने तब भी सीए बनने से पहले भी टैक्स रिटर्न फाइल करी थी। तो मैं पिछले 7-8 साल से टैक्स भरता हूं। आपने तो अभी तक टैक्स नहीं भरा होगा, आई एज्यूम मैं आप में से किसी भी ने टैक्स नहीं भरा होगा। अच्छा मुझे बताओ, आपको भी स्ट्रीट लाइट सर्विस मिलती है, मुझे भी स्ट्रीट लाइट सर्विस मिलती है, क्या सरकार आपको यह कह के स्ट्रीट लाइट सर्विस देने से मना कर सकती है कि तुमने टैक्स नहीं दिया? तुम भी वही एंजॉय करोगे, मैं भी क्या करूंगा? एंजॉय करूंगा। अच्छा खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए जिसमें आर्मी या पुलिस की हेल्प चाहिए पड़ी हुई, मैं भी वहां फंसा हुआ हूं, आप भी वहां फंसे हुए हो, तो पुलिस वाला आपके पास आके ये तो पूछेगा नहीं, हाँ भाई पहले अपनी टैक्स रिटर्न दिखा, टैक्स भरा तो तेरे को बचाऊं, नहीं तो ना बचाऊं। वो आपको भी बचाएगा, मुझे भी बचाएगा।
सीवरेज सिस्टम आपके लिए भी यूज हो रहा है, मेरे लिए भी हो रहा है। यानी मुझे एक बात बताओ, वो सारी सर्विसेज जो अभी हमने बात करी वो उस पर्सन को भी मिलती है जो टैक्स पे नहीं करता, और उसको भी मिलती है जो टैक्स पे करता है। तो कैन आई से देयर इज अ डायरेक्ट क्विड प्रो क्यो बिटवीन द टैक्स आई हैव पेड टू द गवर्नमेंट एंड बिटवीन द सर्विसेज दैट गवर्नमेंट गिव्स टू मी? द आंसर इज नो। क्विड प्रो क्यो होता तो आपको वो सर्विसेज ना मिलती, सिर्फ मुझे मिलती, क्योंकि मैंने टैक्स पे किया है। क्विड प्रो क्यों नहीं है, तभी जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे से सर्विस किसको मिलती है? सबको। तो पहली चीज तो हम ये डिस्कस करें, क्या टैक्स को हम कंसीडरेशन बोल सकते हैं? द आंसर इज नो, टैक्स इज नॉट अ कंसीडरेशन। आज से हम ये नहीं बोलेंगे टैक्स इज अ फीस या टैक्स इज अ कंसीडरेशन। रीजन बीइंग, नो डाउट हमारे टैक्स के पैसे से सरकार सर्विस दे रही है, मगर लीगली स्पीकिंग क्विड प्रो क्यों नहीं है, तो हमारी वो कंसीडरेशन नहीं है। अब अगली चीज आते हैं, तो हम टैक्स क्यों पे करते हैं? अगर मुझे टैक्स पे करने या ना करने से सर्विस मिलती है तो मेरे को मजा आता है, मैं जो 8 साल से पे कर रहा हूं। और मैं उल्टा क्वेश्चन पूछूं, आज तक आपने टैक्स पे नहीं किया, क्या कभी किसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल का फोन आया आपके पास कि तुमने टैक्स पे नहीं किया, पे कर दो? कभी किसी ने परेशान किया तुम्हें? नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुमने टैक्स पे नहीं किया, तुम्हें किसी ने परेशान नहीं किया, मैं पे कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं टैक्स? क्योंकि मुझे टैक्स पे करने में मजा नहीं आता, किसी को भी मजा नहीं आता। टैक्स मैं इसलिए पे कर रहा हूं क्योंकि टैक्स मेरी क्या है? ऑब्लिगेशन। अच्छा, ऑब्लिगेशन अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक ऑब्लिगेशन होती है मॉरल ऑब्लिगेशन, एक होती है सोसाइटी के प्रति ऑब्लिगेशन। ये कौन सी ऑब्लिगेशन है? ये ना तो मॉरल ऑब्लिगेशन है ना सोसाइटी की ऑब्लिगेशन है, ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। मॉरली बात नहीं कर रहे कि देश हित में मुझे टैक्स दे करना चाहिए। अगर सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन होती कोई ना पे करता। मॉरल ऑब्लिगेशन गई साइड में, सोसाइटी का ऑब्लिगेशन गई साइड में। वो तो हमें भी पता है, मॉरल ऑब्लिगेशन तो बहुत सारी होती है हमारी। मॉरल ऑब्लिगेशन तो पेरेंट्स के प्रति, सोसाइटी के प्रति, जानवरों के प्रति ना कौन कौन सी होती है, फॉलो करते हैं हम? नहीं करते। तो ये जो हमारी ऑब्लिगेशन है, पहली बात अगर हम देखें व्हाट इज टैक्स, टैक्स की डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इट इज अ, या मैं अभी डेफिनेशन लिखवाते डिस्कशन कर लेता हूं। इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ये भी डिस्कस कर लूं। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी जो मैंने बोला, डिफाइंड इन लॉ। लॉ को ना, लॉ आपने पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता है, कंपनीज एक्ट होता है। ये जो एक्ट होते हैं या जो लॉ बनाने के तरीके होते हैं, इन्हें कई बार हम बोलते हैं स्टैच्यू। ब्रिटिश इंडिया में इन्हें क्या बोला जाता था? स्टैच्यू। तो इसी वहीं से ये वर्ड आया है, स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन। स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ? दैट ऑब्लिगेशन विल बी डिफाइंड इन सम एक्ट। यू कैन इमेजिन, मैं इनकम टैक्स पे करता हूं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्ट में लिखा होगा कि संचित ग्रोवर तुम ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, और वहीं पर लिखा होगा कि ये कंडीशन तुमने सेटिस्फाई नहीं करी है इसलिए तुमने आज तक टैक्स पे नहीं किया। तो इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अच्छा, अब किसी ने, एक बच्चे ने बोला यूनिलैटरल लायबिलिटी। पहले तो मुझे ये बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिलैटरल एंड बायलैटरल? ये वर्ड सुने हुए हैं, यूनिलैटरल और बायलैटरल? मतलब क्या होता है यूनिलैटरल और बायलैटरल का? मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे 12th में। थोड़ा तेज बोलो, तेज बोलो। वन पर्सन लाइबिलिटी, वो कह रहे हैं एक पर्सन की लाइबिलिटी हो, उसे यूनिलैटरल बोलते हैं। देखो टिपिकली क्या होता है, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं तो आमतौर पे क्या होता है, तुम भी बदले में कुछ कर रहे होते हो। अगर आज की डेट में आप चारों तरफ देखो, अगर एक पर्सन किसी पर्सन को सर्विस दे रहा है तो दूसरा पर्सन बदले में क्या दे रहा होता है? या तो कुछ गुड्स या सर्विसेज दे रहा होता है या मनी दे रहा होता है। यानी टिपिकली देयर आर टू फ्लोज हैपनिंग। मैं तुम्हें इस समय सर्विस दे रहा हूं, तुम्हारी तरफ से फीस आ रही है, दिस इज अ बायलैटरल रिलेशनशिप। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स आउटसाइड द वर्ल्ड आर बायलैटरल। ये यूनिलैटरल रिलेशनशिप है। क्यों? मैं गवर्नमेंट के लिए पैसे दे रहा हूं मगर गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ करे या ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने बोला क्विड प्रो क्यो नहीं है। हो सकता है गवर्नमेंट हमें कह देती, हाँ भाई जिन लोगों की इनकम 10 लाख से ज्यादा है तुम्हें वैक्सीन फ्री नहीं मिलेगी। जिन, कल को लॉ आ सकता है जिन लोगों की इनकम 15 लाख से ज्यादा है तुम्हें स्ट्रीट लाइट के पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या जर गारंटी है अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूं तो बदले में सर्विस मिलेंगी? द आंसर इज नो। तो क्या ये बायलैटरल पेमेंट है, ये यूनिलैटरल है? यूनिलैटरल। तो अगर एक बार हम इसकी डेफिनेशन लिखें, देखो जीएसटी के अंदर मैंने ज्यादा कॉपी वगैरह के अंदर नोट नहीं कराता था। जीएसटी जिन बच्चों ने किया मैंने प्राइमरली बुक से और क्वेश्चन बैंक से कराया है, मगर इनकम टैक्स में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर आपके दिमाग में डाउट है कि इनकम टैक्स की कॉपी लगानी है या नहीं, इनकम टैक्स की लगानी है।
जीएसटी के अंदर कॉपी ना भी लगाओ चल जाता है काम। जीएसटी के अंदर मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं बुक के अंदर ही नोट कराता हूं, यहां बुक के अंदर भी नोटिंग कराऊंगा, अभी बताऊंगा कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा, मगर आपको कॉपी लगानी पड़ेगी क्योंकि इनकम टैक्स में बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, कुछ सॉल्व होंगे बुक के अंदर, कुछ अनसॉल्व होंगे जो हम क्या करेंगे कॉपी के अंदर करेंगे। तो अगर आप कॉपी नहीं लाए तो नेक्स्ट क्लास से ले आना। लिखो इट इज अ, अरे यार मैं यहां से शुरू कर देता हूँ, वो वाला पेज ना थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है। लिखते हैं यहां से टैक्स, जो भी फेयर में लिखवाना होगा वो मैं यहां पर लिखवा दूंगा, जो रफ में लिखवाना होगा डिस्कशन होगी वो दूसरे वाले पेज पे कर दूंगा। इट इज अ, हैंड राइटिंग में पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं पहली क्लास में, हैंड राइटिंग मेरी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, और जब ये डिजिटल पेन से लिखो तो और बेकार हो जाती है, तो पहली 5-6 क्लासेस में दिक्कत आएगी, धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। और विच अगर तुम में से किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि क्या सर सीए में अच्छे मार्क्स लेने के लिए हैंड राइटिंग की जरूरत होती है, तो मेरी हैंड राइटिंग देखकर तुम पहचान जाओगे, द आंसर इज नो। क्योंकि अगर ये इस हैंड राइटिंग पे वो लोगों को पास कर रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक दे रहे हैं, तो इसका मतलब हैंड राइटिंग जरूरी नहीं है। मेरी अपने जमाने में ऑल इंडिया रैंक आई थी इसी हैंड राइटिंग की बदौलत। इट इज अ unilateral payment made by a person to government due to a statutory obligation, due to a statutory obligation created under any law। due to a statutory obligation created under any law। ठीक है जी। अब ये हमारी डेफिनेशन तो क्या हो गई, ये डेफिनेशन हो गई टैक्स पेयर के पर्सपेक्टिव से। अभी तक हम क्या सोच रहे थे, टैक्स पेयर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे कि मैं टैक्स सरकार को टैक्स इसलिए पे करता हूं क्योंकि मेरी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, मेरी तरफ से ये पेमेंट जा रही है, ये बायलैटरल नहीं है, क्या है, यूनिलैटरल है, मेरी तरफ से चल रहा था। अब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, लेट्स थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज टैक्स, यही सेम चीज अब हम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचें, गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्या होता है, व्हाट इज टैक्स फॉर गवर्नमेंट, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। सरकार के लिए टैक्स इज नथिंग बट, सरकार के लिए टैक्स एक रेवेन्यू का सोर्स है। अच्छा, वन ऑफ द सोर्सेज है, ये द ओनली सोर्स है, वन ऑफ द सोर्सेज, ओनली सोर्स नहीं है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम, अभी टैक्स की बात तो करेंगे, पहले मुझे नॉलेज के लिए बता दो, अपार्ट फ्रॉम टैक्स बाकी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। मैं यहां साइड में लिखने शुरू कर देता हूं जो भी आप बोल रहे हो, अदर सोर्सेज ऑफ लॉ, टैक्स तो वन ऑफ द सोर्सेज हो जाएगा, अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। बताओ टैक्स के अलावा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी, इनका कहना है गवर्नमेंट कंपनी बोल लो या पीएसयू बोल लो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो तो पता होगा ना पीएसयू है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, जिनके अंदर सरकार की होल्डिंग होती है। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन जहां तक मुझे पता है कंपनीज एक्ट में 51% से ज्यादा होल्डिंग अगर गवर्नमेंट की हो जाती है, वो कंपनी क्या बन जाती है, गवर्नमेंट कंपनी। देखो आमतौर पर अगर मैं किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड। अगर सरकार किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है पीएसयू में, तो सरकार को क्या मिलता होगा, डिविडेंड मिलता होगा। तो यहां पर पहला सोर्स तो मैं लिख देता हूं डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू। ठीक है जी। मान लो आपने सबने नाम सुना होगा एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इट इज अ पीएसयू। आप सबको पता होगा उसका आईपीओ भी आने वाला है अभी इन दिनों। अगर आप शेयर मार्केट या थोड़ी बहुत बिजनेस न्यूज ट्रैक करते हैं तो आपको पता होना चाहिए एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। सर किस किस को याद करें, 25 कंपनियों का आईपीओ आ चुका है। एलआईसी का आईपीओ इसलिए डिफरेंट है,
LIC का जब IPO आएगा, इस समय करंटली प्राइवेट पब्लिक की कोई होल्डिंग नहीं है उसके अंदर, सारी होल्डिंग किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब उसका IPO आएगा, कहा जा रहा है, प्राइस तो चलो मार्केट डिटरमिन करेगी, डिमांड और सप्लाई, कहा जा रहा है पहले दिन से जो उसका प्राइस डिटरमिन होगा उससे उस पूरी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाली जाए। अगर मार्केट कैप, आई होप आप सबने BCK में पढ़ रखा होगा, मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस। उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो सकता है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस से भी ज्यादा निकले। यानी आज की डेट में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की मार्केट कैप में सबसे बड़ी कंपनी है, शायद LIC की मार्केट कैप उससे भी ज्यादा निकले। तो इमेजिन करो जब LIC के सरकार 10, 15, 20% शेयर बेचेगी तो कितने करोड़ों रुपए सरकार को मिलेंगे। तो दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अच्छा जी, ये एक तो डिविडेंड हो गया। ये जो मैंने बोला LIC के शेयर्स का IPO ला रहे हैं, इसे हम प्यार से क्या बोलते हैं अगर आपको याद हो तो? BCK में क्या बोलते थे? इसके लिए वर्ड होता था एक डिसइन्वेस्टमेंट, एक वर्ड होता था डाइवेस्टमेंट, एक वर्ड होता था डिसइन्वेस्टमेंट। तो मैं यहां पर दोनों को अलग अलग नहीं लिख रहा। डिसइन्वेस्टमेंट, LIC का एग्जांपल लिया। गवर्नमेंट की कंपनीज PSU के अंदर जो गवर्नमेंट का शेयर्स हैं, गवर्नमेंट क्या करती है? उन शेयर्स को बेच देती है। उन शेयर्स को बेचने से जो रेवेन्यू आती है उसे हम क्या बोल देते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसके अलावा और बताओ। फाइन्स एंड पेनल्टीज, किसने यहां पर भी बोला है फाइन्स एंड पेनल्टीज? फाइन्स एंड पेनल्टीज मतलब लेट अस सपोज, मैंने एक चीज नोटिस करी है, दिल्ली के अंदर फिर भी मैं देखता हूं लोग थोड़े बहुत मास्क लगा रहे हैं। मैं अभी कल परसों ही शिफ्ट हुआ हूं दिल्ली, मैं अपने होम टाउन में हरियाणा में था, वहां पे मैंने मास्क लगाना, मतलब मैं मास्क निकाल के निकलता भी था ना, तो अगर आप चारों तरफ अगर एक बार देखोगे 25-30 लोगों में तुम इकलौते लोग ही हो जो मास्क लगाए घूम रहे हैं। लोग तुम्हें ऐसी निगाहों से देख रहे हैं जैसे तुम्हें कुछ अलग बीमारी हो चुकी है। और वो सब तो ठीक है, यहां पर मैंने आके देखा लोग मास्क लगा रहे हैं। क्या यहाँ के लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं इसलिए मास्क लगा रहे हैं, या पुलिस का डंडा है? पुलिस। यहाँ पे पता है गाड़ी के अंदर बिना मास्क के जाएंगे, गाड़ी रोक के 2000 का चालान है। यहां पर मैंने एक और चीज देखी है, गाड़ी के अंदर बैठती मास्क लगा रहे हैं, गाड़ी से बाहर निकल के क्या कर रहे हैं? मास्क उतारे। क्यों? गाड़ी में बैठे हुए मास्क नहीं लगाया, 2000 रुपए का चालान है सीधा यहां पर। तो यहां पर फाइन्स एंड पेनल्टीज अल्टीमेटली जो भी आपसे ली जाए, मैंने एग्जांपल लिया, आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, रेड लाइट को क्रॉस कर दिया, मास्क नहीं पहना, ये फाइन्स एंड पेनल्टी सरकार के पास जाएंगे। अच्छा ध्यान देना, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इनसिग्निफिकेंट होता है। फाइन्स एंड पेनल्टीज की जो कलेक्शन आती है कितनी आएगी? 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। सरकार की कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, LIC की डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स और तुमसे लिया गया 2-2 हजार रुपए करके फाइन, कौन ज्यादा है? डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत इनसिग्निफिकेंट है। और बताओ, और बताओ, किसने बोला है सेल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? चैट में किसने बोला है सेल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज कौन से? एग्जांपल, हमारे देश में कौन से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको सेल करके सरकार कमा रही है? हमारे देश में ना, पहली बात तो एक लॉ है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बाय डिफॉल्ट किसके माने जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अगर आज जैसे एक मूवी आई थी धमाल मूवी, जहां तक मुझे याद है, धमाल मूवी के अंदर दिखाया था उसने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा, उस प्लॉट के नीचे से ना पेट्रोल निकल आया, वो खुश हो गया, अरे मेरे प्लॉट के नीचे तो पेट्रोल है, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। वो अलग बात पता लगी वो सीवर का पानी था धमाल मूवी के अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके प्लॉट के नीचे, आपके इस समय घर के नीचे गोल्ड की माइन निकल आती है, वो आपकी नहीं, खुश मत होना। किसी दिन बैठे बैठे कुछ खुदाई कर रहे हो और गोल्ड निकल आए और आपको लगा मैं अमीर होने वाला हूं, नहीं। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बाय डिफॉल्ट किसके हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है, हम सब जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, डेटा सर्विसेज यूज करते हैं, इतना तो आपको आइडिया होगा, आप किसी को कॉल करते हो, सामने वाले के पास कॉल लग जाती है, कैसे होता है सारा कुछ? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इंजीनियर स्टूडेंट नहीं हो तो मुझे पूरा प्रोसीजर बताओ, मगर थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना। हमारे जो सिग्नल्स हैं वो कैसे ट्रेवल करते हैं? वेव्स के थ्रू। यानी हवा के अंदर इस समय वेव्स जा रही हैं जो आपके फोन में भी आ रही हैं और मेरे फोन में भी आ रही हैं, तभी हमारे फोन इस समय चालू हैं और हमारे वेव के थ्रू आवाज आती है या डेटा आता है। अब ये जो वेव्स है, ये वेव्स भी सरकार की हैं। इन वेव्स की भी ना, इन्हें बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अगर किसी भी टेलीकॉम कंपनी को स्पेक्ट्रम यूज करना है, उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है? सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। और अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो यही तो सबसे बड़ा कारण था वोडाफोन के डूबने का, कि एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की आज से 1-1.5 साल पहले, उसके अंदर जो स्पेक्ट्रम के चार्जेस पे होते हैं उसका फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा लायबिलिटी आ गई थी कंपनीज के ऊपर।
तो व्हाट इज दिस? स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस बोलते हैं इसे, SUC, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस। ये जो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस हैं, ये कौन किसको पे कर रहा है? टेलीकॉम कंपनी पे कर रही है। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। क्यों कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, वो जो एयरवेज हैं जिसके अंदर सिग्नल ट्रेवल होते हैं, जिसे प्यार से हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, वो यूज करने का लाइसेंस दे रही है किसको? टेलीकॉम कंपनी को। तो यहां पर आखिरी चीज मैं लिख देता हूं, सेल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वैसे हम आगे डिस्कशन करते जाएं तो बहुत लंबी डिस्कशन चलती चली जाएगी आगे। आप बोलोगे सर हमने किसी और कंट्री को लोन दे रखा है, तो वहां से जो इंटरेस्ट आएगा वो भी यहां पर आ गया, एंड सो ऑन। इस तरह से लिस्ट चली जा सकती है। मैंने सिर्फ ये नॉलेज के लिए बताया, दिस इज ओनली फॉर नॉलेज। अगर आपने ये चीज नोट डाउन नहीं भी करी तो चलेगा, हमने सिर्फ टैक्स की बात करनी है। ये डेफिनेशन जो हमने पढ़ी, यहां पर आप लिख सकते हो, ये डेफिनेशन थी फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ, फ्रॉम टैक्स पेयर पर्सपेक्टिव। अब अगली डेफिनेशन जो हम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं फ्रॉम गवर्नमेंट्स प्रोस्पेक्टिव, फ्रॉम गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर डेफिनेशन देखें तो यहां लिख सकते हो, टैक्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से अगर आप जाके पूछोगे व्हाट इज टैक्स, गवर्नमेंट आंसर देगी मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। टैक्स पेयर से पूछोगे व्हाट इज टैक्स, तो उसका जवाब क्या होगा? इट इज अ यूनिलैटरल लायबिलिटी क्रिएटेड अंडर एनी लॉ, जो हमें पे करनी पड़ रही है क्योंकि हम उस लॉ के अंदर कवर हो रहे हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कशन कर ली व्हाट इज टैक्स। अब अगला चीज, टाइप्स ऑफ टैक्स। अगली डिस्कशन लेते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स। अब ये सब आपने कहीं ना कहीं 9th 10th 11th 12th कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। किसी भी कंट्री में टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सी तरह के? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो टाइप्स ऑफ टैक्स के अंदर जल्दी से नोट डाउन करो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी बता दो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या है दोनों में? डायरेक्ट कौन से होते हैं? जिनकी लाइबिलिटी, जिनका बर्डन पास ऑन नहीं किया जा सकता। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिनका बर्डन पास ऑन किया जा सकता है। अब ये बर्डन क्या होता है, पहले बर्डन समझते हैं, जो हम ये याद करते हैं कि इसका बर्डन पास ऑन नहीं किया जा सकता। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर गए, मैंने जीएसटी में एग्जांपल पिज्जा हट का दिया था, तो मैं यहां पर भी पिज्जा हट का ही एग्जांपल दूंगा। आप पिज्जा हट रेस्टोरेंट में गए, वहां पर आपने एक पिज्जा खरीदा जिसका सेल प्राइस था 1000 रुपीज। पिज्जा हट ने आपको पिज्जा कितने का दिया? 1000 रुपये। मतलब इमेजिन कर लो बड़ा सा पिज्जा होगा, तभी 1000 रुपये लिखा है मैंने। 1000 रुपये का पिज्जा लिया आपने, इसके ऊपर लगेगा जीएसटी। लेट से इस पे जीएसटी लगा दिया 5%, जीएसटी लग गया 5%। 1000 रुपये का 50% कितना हो गया? 50 रुपये। तो मुझे बताओ, आपके पास जब बिल आएगा तो आपके बिल में 1000 रुपये का पिज्जा लगा हुआ है और 50 रुपये का क्या लगा है? जीएसटी। आपसे पिज्जा हट ने कितने पैसे लिए? 1050। और आपने चैलेंज भी नहीं किया पिज्जा हट को, आपने देखा जीएसटी लगा हुआ है और हम सबको ये बोला जा चुका है ओवर टाइम कि जीएसटी तो पे करना ही होता है। तो आपने 1050 पे किया, इसमें से 1000 रुपये आप समझते हो पिज्जा हट रख लेगा और 50 रुपये क्या करेगा? गवर्नमेंट को जमा करा देगा। 50 रुपये जाके गवर्नमेंट को जमा करा देगा। अब अगर आप टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से देखो, गवर्नमेंट किससे टैक्स ले रही है? पिज्जा हट से या मुझसे? अगर आप इमेजिन करो जीएसटी लॉ में जाओगे, हु इज लायबल टू पे टैक्स? पिज्जा हट और मी? पिज्जा हट या हम? पिज्जा हट। सरकार कहेगी पिज्जा हट को, मेरे को तुमसे टैक्स लेना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम आगे कस्टमर से बिल पे चार्ज करो या ना करो, मुझे तो क्या करना है? तुमसे टैक्स लेना है। यानी यहां पर सरकार के पर्सपेक्टिव से हु इज लायबल टू पे जीएसटी? पिज्जा हट। मगर पिज्जा हट ने क्या ये अपनी जेब से पे किया? नहीं, उसने बिल पे चार्ज करके हमसे ले लिया। यानी यहां पर ध्यान से देखो, पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट पिज्जा हट है। पर्सन हु इज एक्चुअली बियरिंग द बर्डन ऑफ टैक्स, बर्डन ऑफ टैक्स मतलब अल्टीमेटली जिसकी जेब से पैसे गए वो कौन है? हम लोग। हमारा नाम है अल्टीमेट कंज्यूमर। हम कौन है? अल्टीमेट कंज्यूमर। तो यहां पर अल्टीमेट कंज्यूमर की जेब से जीएसटी जाता है, जबकि जीएसटी हम सरकार को डायरेक्टली पे नहीं करते, हम उस वेंडर को पे करते हैं, वेंडर आगे जमा कराता है। एयरटेल
आप सब एयरटेल जियो किसी का नेटवर्क यूज करते होगे, दो ही कंपनी बची है मेजरली। वैसे अगर आप में से कोई वोडाफोन यूज करता है तो बहुत बढ़िया बात है, आपकी वजह से वोडाफोन बचा हुआ है अभी तक। मैं तो कह रहा हूं सारे वोडाफोन ले लो, ऐसे कंपनियों को डूबने नहीं देना चाहिए। जब दो कंपनी रह जाएंगी ना लॉन्ग टर्म में, आपको पता है किसकी बैंड बजेगी, हमारी बजेगी। तो मेरा तो बड़ा मन है कोई किसी तरह वोडाफोन को बचा ले, नहीं तो लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी वाट लगेगी। इसलिए मैंने सेफ साइड पे पहली एयरटेल के शेयर खरीद के रख लिए हैं, जियो के रख लिए हैं, ताकि एज अ कस्टमर हमें लूटे तो एज ए शेयर होल्डर तो प्राइस बढ़ना चाहिए ना। तो आपको भी ये कहूंगा थोड़ी बहुत अगर पॉकेट मनी बची है ना, एयरटेल के और जियो के शेयर खरीद के रख लो, जियो मतलब रिलायंस के, क्योंकि ये बहुत जल्दी हमें लूटने वाले हैं। वोडाफोन बंद हो जाएगा, डुओपोली बन जाएगी हमारी ये। अच्छा अब मैं बोलने क्या लगा था, हाँ, एयरटेल से आपने 1000 रुपए का रिचार्ज कराया, मान लो 1000 रुपए का आपका बिल आया, आपका 999 का प्लान है, लेट से ब्रॉडबैंड का 999 का प्लान है, उसके ऊपर जीएसटी लग के आएगा 1000 रुपए प्लस 18% लग के आता है टेलीकॉम पे 180 रुपए, वो आपका बिल आता है 1180। अब सरकार को किसको पे करना है, एयरटेल को पे करना है, मगर एयरटेल क्या कर रहा है, आपसे रिकवर करके सरकार को दे रहा है। यानी यहां पर भी अगर ध्यान से देखो, पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट कौन है, एयरटेल, मगर पर्सन बेयरिंग द बर्डन ऑफ टैक्स कौन है, हम कौन है, अल्टीमेट कंज्यूमर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये तो हो गया पिज्जा हट का एग्जाम्पल। अगर 1 मिनट के लिए मैं बोलूं डोमिनोज, डोमिनोज इसका कॉम्पिटिटर है, ठीक है जी। डोमिनोज ने कहा लोग पिज्जा हट से कंपीट करना है, तो मैं क्या करता हूं, डोमिनोज ने भी सेम तरह का पिज्जा, उसी साइज का, लगभग सेम क्वालिटी का पिज्जा 1000 रुपए का रखा, मगर डोमिनोज में लिख दिया मेन्यू में अपने जीएसटी इंक्लूडेड। मतलब डोमिनोज ने बोला मैं जब आपको बिल काट के दूंगा, मैं आपको 1000 रुपए का बिल काट के दूंगा, जीएसटी इंक्लूडेड आपसे नहीं लूंगा। यानी आपसे कितने गए, 1000 रुपए गए। अच्छा मुझे बताओ, अगर डोमिनोज ने आपसे 1000 रुपए से ओवर एंड अबव जीएसटी कलेक्ट नहीं किया, तो क्या वो सरकार को भी पे नहीं करेगा, या सरकार को करेगा? गवर्नमेंट कहेगी डोमिनोज को मैंने तुमको कहा है तुम जीएसटी पे करो, ये तुम्हारी कमर्शियल कॉल है। कमर्शियल कॉल मतलब ये तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि तुम 1000 रुपए प्राइस रख के उसके ओवर एंड अबव जीएसटी चार्ज करना चाहते हो, या 1000 के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड मान कर चलना चाहते हो। अगर आपने 1000 रुपए से ओवर एंड अबव जीएसटी नहीं लिया, इसका मतलब 1000 रुपए डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100, एक बार आप समझ लेना 900 समथिंग समथिंग आएगा। तो 1 मिनट के लिए मैं रफली फिगर ले रहा हूं, 5% है ना, तो 5% के हिसाब से कितना हो गया, 960 के आसपास मैं मान के चल रहा हूं रफली, 960 रुपए के आसपास ये आएगा, और 40 रुपए का जीएसटी आएगा। यानी हम क्या मान के चल रहे हैं, डोमिनोज ने इवन इफ हमसे अलग से पैसे नहीं लिए, बट लीगली स्पीकिंग डोमिनोज ने हमें पिज्जा कितने का बेचा, 960 रुपए का बेचा, जिसमें 40 रुपए का जीएसटी लगाया, इसलिए अल्टीमेटली उसने क्या किया, 1000 रुपए लिए हमसे। तो ये मार्केटिंग का तरीका है। आप अपने बिल में 1000 रुपए प्लस जीएसटी लो, या 1000 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी लो। सरकार कह रही है डोमिनोज और पिज्जा हट को तुमसे तो हम टैक्स लेंगे, ये तुम्हारी आगे मर्जी है। सिमिलरली एयरटेल का एग्जांपल लूं, एयरटेल के भी कई बार ऐसे कुछ पैक आते हैं, 500 का रिचार्ज कराओ, 500 में 500 का टॉक टाइम पाओ, कुछ ऐसे होते थे। 100 रुपीज का रिचार्ज कराओ, 100 में कितने 84 85 मिलते थे। तो आप समझ सकते हो 84 85 इसलिए मिलते हैं क्योंकि जो बाकी बैलेंस है वो क्या होता है, जीएसटी। मगर कई बार एयरटेल कहता है 500 का रिचार्ज कराओ, 500 का टॉक टाइम पाओ। टॉक टाइम मतलब 500 की सर्विसेज पाओ। इसका मतलब वहां पर क्या एयरटेल को जीएसटी नहीं पे करना होता होगा, या वहां भी एयरटेल पे करता होगा, पे करता होगा। बस फर्क ये है वहां पर वो मान के चलता है 500 रुपए इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो मैथमेटिकली वो क्या करता है 18% जीएसटी अपना कैलकुलेट करने के लिए ये तरीका निकालता है। तो आप मान के चलो 400 समथिंग समथिंग की उसकी सेल प्राइस हो गई, उसमें जीएसटी जुड़ने के बाद कितने कलेक्ट किए उसने, 500 रुपए लिए। तो जीएसटी हैज टू बी पेड बाय यू, आपके ऊपर है, आप उसका बर्डन पास ऑन कर सकते हो या बर्डन पास ऑन मत करो। अच्छा कुछ बच्चे यहां पर आप समझ सकते हैं, डोमिनोज ने जब 1000 रुपए मुझसे चार्ज करे, 960 रुपए का बिल हो गया और लगभग 40 रुपए का, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर पे करके देखना, इसलिए मैंने रफ कैलकुलेशन लिया 960 रुपए। डोमिनोज ने 960 रुपए का एक तरह से पिज्जा बेचा आपको, 40 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया। मुझे बताओ क्या इनडायरेक्टली यहां पर भी बर्डन पास ऑन हो गया या नहीं हो गया? अगर आप गहराई से सोचो, ऑल्दो बिल आपको मेन्यू में लिखा नहीं दिख रहा, मेन्यू में लिखा है 1000 रुपए का पिज्जा, जबकि पिज्जा हट ने सीधा ही बोल दिया 1000 का पिज्जा 50 रुपए जीएसटी। पिज्जा हट के मेन्यू में दिख रहा है कि हाँ जीएसटी लगेगा।
डोमिनोज की जो मेन्यू जो प्राइस लिस्ट है उसमें नहीं दिख रहा, बट क्या इनडायरेक्टली डोमिनोज ने भी बर्डन पास ऑन किया या नहीं किया? यस, इसे बोलते हैं इनडायरेक्टली बर्डन पास ऑन करना। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन पास ऑन किया जा सकता है, चाहे डायरेक्टली पास ऑन किया जाए या फिर इनडायरेक्टली। फिर आगे बात करते हैं। अब 1 मिनट के लिए मैंने बोला आपको कि पिज्जा हट ने जीएसटी चार्ज कर लिया। अब ये जो 1000 रुपए आपने पिज्जा हट को दिए, पिज्जा हट अपनी बैलेंस शीट में इस 1000 रुपए को इंक्लूड करेगा, यस और नो? पिज्जा हट बैलेंस शीट कह रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इंक्लूड करेगा। जैसे ही अपने पीएनएल के अंदर इसको इंक्लूड करेगा, पिज्जा हट के कुछ खर्चे होंगे और लास्ट में पिज्जा हट को क्या बच जाएगा? प्रॉफिट। मुझे एक बात बताओ, इनकम 1000 रुपए इनकम होती है, या लेट से प्रॉफिट आपका 350 रुपए बचा, 650 रुपए के खर्चे हो गए पिज्जा हट के, व्हाट इज द इनकम? 350 रुपए या 1000 रुपए? 350 इनकम है या 1000 रुपए इनकम है? 350 इनकम है। द प्रॉफिट एलिमेंट इज द इनकम। इस इनकम पे इनकम टैक्स लगेगा। सेल के ऊपर, मतलब वैसे तो एग्जैक्टली सप्लाई पे जीएसटी लगता है, बट जिन बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा जीएसटी, 1 मिनट के लिए मानो पिज्जा हट ने सेल के ऊपर क्या लगाया? जीएसटी लगाया, जो आपसे रिकवर कर लिया बिल के अंदर 50 रुपए लिख के। मगर अगर पिज्जा हट आपके बिल में कहे, देखो जी आपको पिज्जा बेच रहे हैं 1000 रुपए का, उसके ऊपर सरकार को जीएसटी पे करना है 50 रुपए, और तुम्हारे 1000 रुपए के पिज्जा खरीदने से मुझे इनकम हुई है जिसके ऊपर मैं 1 मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इनकम टैक्स 10% मान रहा हूं। असली में 10% नहीं होता, 10% का रेट ही नहीं है इनफैक्ट, मगर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी मैं मान रहा हूं 35 रुपए जीएसटी इनकम टैक्स ले लिया। तो आप मुझे बताओ, कभी आपने किसी के बिल पे उस पर्सन का इनकम टैक्स लगे देखा है? कभी ऐसा गया किसी रेस्टोरेंट में गए, उस रेस्टोरेंट ने अपना इनकम टैक्स आपसे चार्ज कर लिया? और नहीं, ना किसी ने किया। और अगर कोई आपसे करेगा भी सही, तो आप उसको क्लियर कट मना कर दोगे कि भाई इनकम टैक्स तेरा है, वो मेरे से क्यों ले रहा है? सो इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसका बर्डन पास ऑन नहीं किया जा सकता। अगर इस 350 की इनकम पे 35 रुपए का इनकम टैक्स बनता है, तो ये पिज्जा हट की लायबिलिटी है, पिज्जा हट को ही क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। यहां पर अगर बात करूं डायरेक्ट टैक्स के अंदर, पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड पर्सन क्या कहते हैं, पेइंग बियरिंग द बर्डन ऑफ द टैक्स, दोनों एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स में। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट और पर्सन बेयरिंग द बर्डन ऑफ टैक्स, वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर है ये वाली चीज? इनकम टैक्स का इसलिए हम कहते हैं बर्डन पास ऑन नहीं किया जा सकता। अब किसी ने बोला है सर एयरटेल पिज्जा जैसी कंपनी अपनी इनकम पे कोई टैक्स नहीं देते? देते हैं। मैंने अभी बोला पिज्जा हट इनकम टैक्स भी देते हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है सर ये तो डबल टैक्सेशन हो गई। कुछ का क्वेश्चन होता है सर ये तो डबल टैक्सेशन हो गई। जब एयरटेल ने पिज्जा बेचा तो जीएसटी लगा दिया, और जब उसकी इनकम हुई तो उस पर क्या लगा दिया? इनकम टैक्स लगा दिया। तो ये तो डबल टैक्सेशन हो गई? नहीं, डबल टैक्सेशन नहीं हुई है। हमारे यहां पर डबल टैक्सेशन क्या होती है, अभी मैं आगे ये वाला पॉइंट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये आज से कुछ 5-6 क्लासेस बाद ये वाला पॉइंट उठाऊंगा मैं। बहुत कॉमन डाउट होता है। मेरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपको कोचिंग सर्विस दी, लेट से 10,000 रुपीज की दी। मैं एक तरह से वो मेरा सेल प्राइस हो गया। मुझे उस 10,000 रुपए के ऊपर क्या पे करना है? जीएसटी। वो अलग बात है, ओवर एंड अबव 10,000 आपसे चार्ज नहीं हो रहा, मगर इंक्लूसिव ऑफ 10,000 मुझे बैक कैलकुलेशन करके 10,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100 जीएसटी पे करना है। अच्छा, वो 10,000 की फीस जो आपसे ली, उसमें से खर्चे लेस करके प्रॉफिट आया। वो जो प्रॉफिट आया वो इनकम बन गई। जो इनकम बन गई, क्या उसके ऊपर इनकम टैक्स भी भरना है? यस। तो आपके दिमाग में आएगा सर डबल टैक्सेशन हो गई। मैंने तुम्हें सर्विस दी, जीएसटी पे किया, जो कि मैंने तुमसे अलग से चार्ज नहीं किया, एक तरह से अपनी पॉकेट से ही पे किया, और जब इनकम हुई तो उस पर भी क्या पे किया? इनकम टैक्स। एक आम लेमैन हमेशा कहता है ये तो दो टैक्स हो गए। नहीं, हम अभी धीरे धीरे लीगली सोचना शुरू करेंगे ना, तो आप एक चीज रियलाइज करोगे, लीगली ये डबल टैक्स नहीं होता। क्यों? लीगली ना एक कॉन्सेप्ट होता है टैक्सेबल इवेंट का। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट। जो बच्चे जीएसटी पढ़ चुके हैं उनको तो डिटेल में इसका पता है टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिनकी पहली क्लास है, मैं बताऊं, टैक्सेबल इवेंट वो इवेंट होता है जिसके होने से कोई भी टैक्स ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर होने मतलब वो टैक्स अट्रैक्ट हो जाता है, लगना शुरू हो जाता है, उसकी लायबिलिटी आ जाती है। टैक्सेबल इवेंट जैसे इनकम टैक्स में, इमेजिन करो, सिर्फ गेस करना है, इनकम टैक्स लगाने के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या होता होगा? इनकम टैक्स में टैक्सेबल इवेंट कौन सा इवेंट हो जिसके बेसिस पर इनकम टैक्स की लायबिलिटी आ जाए? इनकम कमाना। जिस बंदे की इनकम ही नहीं है,
उस पर इनकम टैक्स आएगा कहां से? यानी इनकम टैक्स लगाने के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या हुआ? इनकम कमाना। सिमिलरली पुराने जमाने में सेल्स टैक्स हुआ करता था। सेल्स टैक्स का टैक्सेबल इवेंट क्या होता होगा? इमेजिन करो, सेल होना। जब तक सेल नहीं होगी सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। पुराने जमाने में टैक्स होता था एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का टैक्सेबल इवेंट क्या होता था? मैन्युफैक्चर। जब आप मैन्युफैक्चर करते थे किसी चीज को, द मोमेंट आप मैन्युफैक्चर करते थे क्या लेवी हो जाता था? एक्साइज ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी नाम की एक ड्यूटी लगती है। गेस करो इंपोर्ट ड्यूटी में टैक्सेबल इवेंट क्या होता होगा? इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट ड्यूटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या होता होगा? एक्सपोर्ट। अच्छा, ये सब तो पुराने टैक्सेस थे। वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज। सर्विस टैक्स का टैक्सेबल इवेंट क्या होता होगा? सर्विस प्रोवाइड करना। अच्छा, ये सब खत्म हो गया, अब जीएसटी आ गया। जिन बच्चों ने जीएसटी पढ़ लिया उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनसे पूछ रहा हूं, जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? जीएसटी के अंदर एक टैक्सेबल इवेंट बनाया है हमने ताकि उसका दायरा सेल से, सर्विस से, मैन्युफैक्चर से बड़ा रखा जाए। एक वर्ड पढ़ेंगे हम जीएसटी में, सप्लाई। जीएसटी किस पे लगता है? सप्लाई। और आप अभी बिना जीएसटी पढ़े इमेजिन कर सकते हो सप्लाई का दायरा क्या सेल से बड़ा होता होगा? क्या मैन्युफैक्चर से भी बड़ा होता होगा? यस। तो जीएसटी किस पे लगता है? सप्लाई। अब मैंने आपको ये चीज इसलिए बोली, हर टैक्स को लगाने के लिए क्या होता है? एक टैक्सेबल इवेंट होता है। अब मैं आपको बोलूं, जब मैंने आपको कोचिंग सर्विस दी, जब मैंने आपको एक कोचिंग सर्विस दी, तो कौन सा टैक्सेबल इवेंट हुआ इनमें से? कौन सा हुआ? पुराने जमाने में बात करूं तो प्रोविजन ऑफ सर्विस। पुराने जमाने में 1 जुलाई 2017 से पहले की बात कर रहा हूं, जब जीएसटी नहीं आया था। अगर 1 जुलाई 2017 से पहले मैं सर्विस देता तो क्या लगता? सर्विस टैक्स। और आज की डेट में सर्विस टैक्स खत्म हो गया है, तो आज की डेट में कौन सा इवेंट हुआ है? सप्लाई। मैं तुम्हें इस समय सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा हूं, और मेरी सप्लाई ऑफ सर्विस के ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी। अच्छा, सर्विस दे दी, उसमें से खर्चे वर्चे लेस हो गए, लास्ट में इनकम बची 10,000 रुपए मान लो करने के बाद, मेरा 6,000 रुपए का खर्चा हो गया, 4,000 रुपए मेरी इनकम है। अब ये जो 4,000 की जो मेरी इनकम है, ये कौन सा टैक्सेबल इवेंट हुआ? इनकम कमाना। इस इनकम कमाने पे क्या लगेगा? इनकम टैक्स। तो एक आम इंसान क्या कहता है? 2 बार टैक्स लग गया। आम इंसान क्या कहता है? 2 बार टैक्स लग गया। वही 10,000 रुपए, उस पर जीएसटी लगा, उसी 10,000 में से खर्चा लेस करके जब इनकम बनी तो उस पर इनकम टैक्स ले लिया। आम ऊपर ऊपर से देखो तो ठीक है, मगर हम सब लीगल स्टूडेंट्स हैं। लीगली स्पीकिंग 2 अलग अलग टैक्सेबल इवेंट हुए हैं, दोनों पे अलग अलग टैक्स लगा है, तो ये डबल टैक्सेशन नहीं है। टैक्सेशन लॉ में डबल टैक्सेशन तब होती है जब आपकी सेम इनकम पे मैं 2 बार इनकम टैक्स लगा दूं, या आपकी सेम सप्लाई ऑफ सर्विस पर 2 बार जीएसटी लगा दूं, तब आप बोलोगे डबल टैक्सेशन हुई है। अदरवाइज अगर मैं ये करता जाऊं, एक बार टैक्स पे हो गया, अब उस पर टैक्स पे हो ही नहीं सकता, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। फिर तो बात चल नहीं पाएगी। ऐसे हर बार कोई इनकम कमाई जाएगी उस पर टैक्स लगेगा। मैं एग्जांपल लेता हूं। अब मैं ये थोड़ा ना, किसी ने डाउट पूछ लिया तो मैं ये सारी बातें जल्दी बोलने लग गया। वैसे ये सारी चीजें बाद में समझाता हूं। मैं आया था सिलेबस समझाने आपको, और करते करते टैक्स की बातें शुरू हो गई, किसी ने डाउट पूछ लिया तो बताने लग गया मैं। हाँ, अगली चीज में क्या होने लगा, अगर मैं 1 मिनट के लिए आर्ग्यूमेंट मान लूं, सर टैक्स एक बार लगाओ, तो मुझे एक बात बताओ, मेरे को जो 10,000 रुपए मान लो फीस आई, वो आपके पेरेंट्स की इनकम में से आई होगी। क्या आपके पेरेंट्स ने जब इनकम कमाई उस पर इनकम टैक्स भर दिया होगा? यस और नो? उन्होंने इनकम टैक्स भर दिया, उसी में से 10,000 मेरे पास आए, जिसमें से मेरी इनकम आई। मैं ये आर्ग्यूमेंट भी तो ले सकता हूं, इस पे तो टैक्स पे हो चुका है। अगर मैं इस आर्ग्यूमेंट को एक्सटेंड कर दूं कि सर 2 बार टैक्स पे हो रहा है, फिर तो कोई इंसान बोलेगा जो मुझे पैसे आए वो किसी ऐसे इंसान से आए जिसने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है। जब उसने टैक्स पे कर दिया तो मैं फिर से क्यों पे करूं? ऐसा नहीं है। आप समझ सकते हो लीगल स्टूडेंट की तरह, जो आपके पेरेंट्स ने इनकम कमाई थी वो उनकी इनकम थी, वो एक टैक्सेबल इवेंट था, एक्रूवल ऑफ इनकम उनको हुई, उस पर उन्होंने इनकम टैक्स पे कर दिया। उन्होंने जब वो पैसा खर्चे के रूप में किसी और को दिया, लेट्स से पिज्जा हट को दिया, या मुझे दिया, या एयरटेल को दिया, अब वो एयरटेल की इनकम बनेगी, अब वो पिज्जा हट की इनकम बनेगी। वो एक अलग इनकम है, और अलग इनकम है तो अलग टैक्सेबल इवेंट है, अलग टैक्सेबल इवेंट है तो फिर से टैक्स लगेगा। डबल टैक्सेशन मत बोलना है इसको। तो ये वाली चीजें ना धीरे धीरे हम समझेंगे एज ए लीगल स्टूडेंट। चलो, ये बातें मेरे को करनी नहीं थी, मैं ऐसी करने लग गया। अब एक बार जल्दी से लिखते हैं, जितना मैंने समझाया उतना लिख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब, अरे टैक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स बताऊंगा अभी, रुको। इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, सॉरी इनकम टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के नीचे लिखो, इट इज अ टैक्स in case of which it is a tax in case of which बर्डन। देखो ये जो वर्ड है ना, बर्डन ऑफ टैक्स, ये बड़ा ना लेमैन वाला वर्ड है, आम इंसान का। हम कौन बन गए हैं? टैक्स स्टूडेंट। तो हम आज से वर्ड क्या यूज करेंगे? बर्डन की स्पेलिंग तो सही कर लूं पहले मैं। आज से हम वर्ड यूज करेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस का मतलब वही, किसकी जेब से पैसा जा रहा है। तो वी विल नॉट यूज द वर्ड बर्डन नाउ, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग अ टैक्सेशन स्टूडेंट, वी यूज द वर्ड इंसिडेंस। इन केस ऑफ विच इंसिडेंस ऑफ टैक्स, पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है आज, यहाँ पर आते ही पता टैब ही नहीं चल रही है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन। इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास ऑन नहीं किया जा सकता। देखो, इन अदर वर्ड्स person liable to pay tax and person bearing incidence of tax are same persons। यहां पर पर्सन जो लायबल है और जो पर्सन बर्डन बियर कर रहा है, वो दोनों कौन है? सेम पर्सन है। अब यहां पे बात करते हैं, इट इज अ टैक्स इन केस ऑफ विच इंसिडेंस कैन बी शिफ्टेड, incidence can be shifted to ultimate consumer। इंसिडेंस, अरे यहां पे थोड़ा कट रहा है, चलो मैं ध्यान रखूंगा। सो पर्सन लायबल टू पे टैक्स एंड person bearing incidence of tax person liable to pay tax and person bearing the incidence of tax can be different here। यहां पर अलग अलग हो सकते हैं। अब मतलब तो समझ में आ गया, पता ही था हमें, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। अब डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल लिखते हैं। मुझे बताओ एग्जाम्पल क्या है इसके, व्हाट आर दी एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एक तो बता ही दोगे, कौन सा? इनकम टैक्स, जिसकी पहली क्लास है टेक्निकली इनकम टैक्स की 1.1 क्लास है ना ये। तो इनकम टैक्स पहला एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स कोई और डायरेक्ट टैक्स बताऊंगा अभी, बताऊंगा आपका जवाब। हाँ जी, प्रॉपर्टी टैक्स, वही हाउस टैक्स वाली बात होगी। चलो प्रॉपर्टी और हाउस की बात करूंगा। पहले मैं इनकम टैक्स के अलावा बात करूं, एक जमाने में एक टैक्स था जिसका नाम था वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स नाम का टैक्स हुआ करता था टिल 2014, ये टैक्स चलता था। इनफैक्ट जब मैंने सीए करी थी, सीए इंटर में भी, सीए इंटर के सिलेबस में नहीं होता था, सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में होता था ये। मैं सीएस अपार्ट फ्रॉम सीए मैंने सीएस के भी जो पहले 2 लेवल होते हैं वो कर रखे हैं। सीएस फाइनल नहीं करी थी मैंने इसलिए सीएस के पहले 2 लेवल करे थे। जब मैं सीए फाइनल में था तो मैं सीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाता था।
मैंने CS एग्जीक्यूटिव के 5 या 6 बैच ले रखे हैं। CS एग्जीक्यूटिव में वेल्थ टैक्स होता था, जबकि CA फाइनल के अंदर वेल्थ टैक्स होता था, CA इंटर के अंदर वेल्थ टैक्स नहीं होता था। तो वेल्थ टैक्स मैंने पढ़ रखा है, ये ज्यादा पुराना नहीं है। जैसे मैं ज्यादा पुराना नहीं हूं, मैं भी लगभग तुम्हारे से ज्यादा लंबा नहीं होऊंगा, 8-10 साल बड़ा होऊंगा। सिमिलरली ये भी ज्यादा पुराना नहीं है, 2014 के अंदर ये टैक्स खत्म हो गया था। इनफैक्ट जो ये एनडीए गवर्नमेंट आई थी 2014 में, अरुण जेटली जी पे फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, उन्होंने इस टैक्स को क्या कर दिया था, खत्म। क्योंकि वैसे भी इसकी कलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत लिमिटेड चीजों पे लगती थी। तो ये वेल्थ टैक्स था क्या, जब आपने इनकम कमाई, उस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगता था, बट उस इनकम से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ जनरेट करी। वेल्थ इन द सेंस, मुझे एक बात बताओ, पैसा कमाओगे, पैसा खर्च नहीं होगा, तो पैसे का क्या करोगे? आप कह रहे हो कि पैसा ऐसे कैसे खर्च नहीं होगा, हम कर देंगे। नहीं, बट मैं फिर भी कह रहा हूं, मान लो लाख रुपए कमाए, लाख में से 30,000 खर्च हो गए, 70,000 का क्या करते हो? इन्वेस्ट कर देते हैं, उसका म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, उसके शेयर खरीद लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, उसकी गोल्ड खरीद लेते हैं, उससे कोई एसेट बना लेते हैं, मतलब इन द सेंस कार वगैरह कुछ ऐसा खरीद लेते हैं। तो इसे बोलते हैं वेल्थ। आज की डेट में आप अपनी वेल्थ गिनवाओगे तो क्या बताओगे? वो फेमस डायलॉग है ना अमिताभ बच्चन का, आज मेरे पास घर है, गाड़ी है। अमिताभ बच्चन का तो दूसरे का था, अमिताभ का ही था। आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, तेरे पास क्या है? तो सामने वाला क्या बोलता है? मेरे पास माँ है। तो आप जो अमिताभ बच्चन वाली चीजें बोली गई हैं, उन्हें क्या बोल सकते हो? वो वेल्थ है आपकी। तो अब वेल्थ में भी ना लिमिटेड एसेट्स जो होते थे आपके, उन कुछ 5 एसेट्स डिफाइंड होते थे, उन 5 एसेट्स के ऊपर 1% वेल्थ टैक्स लगता था। जो भी वेल्थ है आपकी, उसमें आप इमेजिन कर सकते हो क्या गोल्ड इंक्लूड होता होगा? यस। जो भी आपके पास गोल्ड वगैरह है वो उसके अंदर इंक्लूड होता था। क्या प्रॉपर्टी इंक्लूड होती होगी? इमेजिन करो, इमूवेबल प्रॉपर्टी, यस, वो प्रॉपर्टी के ऊपर तो वो वेल्थ टैक्स था। मगर क्योंकि वो लिमिटेड 5-6 एसेट्स के ऊपर ही लगता था, तो उसकी जो ओवरऑल पूरे देश में कलेक्शंस थी वो ज्यादा नहीं होती थी, इसलिए हमने वेल्थ टैक्स को क्या कर दिया, खत्म। तो ये मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिया, वैसे भी मुझे बताना था, प्लस किसी ने चैट में मुझसे पूछ भी लिया था। तो वेल्थ टैक्स वाज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, राइट नाउ इट इज नॉट। आज की डेट में एक और टैक्स आया जिसका नाम मैं बोलूं बेनामी ट्रांजैक्शन टैक्स। नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इंटर के सिलेबस में तो ऑफ कोर्स नहीं है, फाइनल के सिलेबस में भी जहां तक मुझे पता है इसका सिर्फ हल्का सा थोड़ा बहुत रेफरेंस है, पूरा डिटेल में नहीं है। बेनामी ट्रांजैक्शन टैक्स, बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होती है, एक बार बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर आज की डेट में आपको पता होगा, कुछ लोग जानबूझ के इनकम टैक्स ना पे करने के लिए क्या करते हैं, अपनी इनकम छुपा लेते हैं। इनकम छुपा लेते हैं मतलब वो अपने अकाउंट्स में नहीं दिखाते, अपने बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आने देते, उसको छुपा के क्या करते हैं और अपने घर में रख लेते हैं। वो आपने मूवी देखी होगी, गद्दे फाड़ रहे हैं, गद्दों के अंदर से निकल रहे हैं, दीवार तोड़ रहे हैं, दीवार के अंदर से पैसे निकल रहे हैं। रेड मूवी देखी अजय देवगन की? अजय देवगन की उस मूवी के अंदर क्या दिखाया था, जहां भी जाता था हथौड़ा मारता था, पैसे ही पैसे निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। वो सारा पैसा आप इमेजिन कर सकते हो, वो अकाउंटेड तो नहीं होगा, वो किताबों में तो नहीं लिखा होगा, वो अनअकाउंटेड होगा। यानी वो अनअकाउंटेड क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर इनकम टैक्स, देखो आराम से उठता मैं 9:30 बजे, ऐसी तुम्हारी फेस टू फेस क्लास के चक्कर में सवेरे उठ के आना पड़ता है। सवेरे 6:15 बजे उठाऊँ मैं, पता कितना समय बाद 6:15 बजे उठाऊँ मैं। बाहर सवेरे उठ के पहले मैंने चेक किया बारिश आ रही है, मैंने कहा अगर आ रही है तो सो जाऊँ वापस, नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा अब तो जाना ही पड़ेगा यार, अब कोई तरीका नहीं है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा, जो अनअकाउंटेड मनी है आपने इनकम टैक्स से छुपा लिया। अच्छा, आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपा छुपा के इनकम तो कमा ली, आपने इनकम टैक्स बचा लिया, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, मैं कमाता तो 1.5 करोड़ हूं मगर अपनी रिटर्न में 10 लाख दिखाता हूं, 1 करोड़ 40 लाख रुपए डिपार्टमेंट से छुपा लेता हूं। करोगे क्या इस पैसे का? एसेट खरीदेंगे सर, मगर अपने नाम पे एसेट खरीद लोगे तो डिपार्टमेंट छोड़ देगा क्या आपको? अगर मुझे बताओ मेरे पास 1.5 करोड़ की इनकम है मगर मैं दिखाता 10 लाख रुपए हूं, 1 करोड़ 40 लाख छुपा जाता हूं, तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए आप इमेजिन कर सकते हो, शेयर्स थोड़ा लेके बैठ जाता हूँ। क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसे ट्रैक करता होगा? यस। कैसे ट्रैक करता है बाद में बताऊंगा, बट आपको इन्वेस्टमेंट भी क्या करनी पड़ती है, छुपा छुपा के करनी पड़ती है, क्योंकि पैसा इनकम छुपाई हुई है तो वेल्थ भी छुपा के बनानी पड़ेगी। अब लोग क्या करते हैं, अगर लोगों के पास ब्लैक मनी है, ऐसे बड़े बड़े आप मान के चल सकते हो पॉलिटिशियंस, मान लो कोई बड़ा सा कोई ऑफिसर है जिसने रिश्वत के रूप में पैसे लिए हैं, रिश्वत ऑब्वियस सी बात है रिटर्न में तो नहीं दिखाता होगा, मैंने रिश्वत दी है जो इस पर टैक्स पे कर रहा हूं, छुपा के लेता होगा रिश्वत। अब उस रिश्वत का क्या करता होगा, वो अपने नाम पे एसेट ले नहीं सकता। अपने नाम पे अगर बाहर घर के बाहर BMW खड़ी कर दी तो अगले दिन विजिलेंस का छापा चढ़ जाएगा कि हाँ भाई तुम्हारी सैलरी तो इतनी है नहीं, BMW कहां से आई? तो ऐसे लोग टिपिकली क्या करते हैं, इनके पास ना विश्वास वाले लोग होते हैं आगे, जिन पे इनको पूरा ट्रस्ट होता है,
आंख बंद करके ट्रस्ट होता है, ये उनके नाम पे एसेट्स खरीदने लग जाते हैं। आपने पास्ट में देखा होगा जब भी कुछ पकड़ा जाता है, ऐसा स्कैम पकड़ा जाता है, किसी बहुत बड़े पर्सन के, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े पॉलिटिशियन के ड्राइवर के नाम पर कंपनीज खुली हुई हैं, उसके घर में मेड काम करती है, उसके नाम पे एसेट्स निकल रहे हैं, उसके माली के नाम पे निकल रहे हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। अच्छा, आप समझते हो वो जो ड्राइवर या माली के नाम पे प्रॉपर्टी है, असली में वो माली की नहीं होंगी, किसकी होंगी? उसकी खुद की होंगी, मगर उसने माली के नाम पे ले ली है क्योंकि उसको अपने माली पे विश्वास है। उसको पता है माली पे विश्वास है, ये माली मुझे धोखा नहीं देगा। या कई बार माली इतना इग्नोरेंट होता है, उसे पता ही नहीं होता कि मेरे नाम पे क्या चल रहा है, तो वो सारा कुछ अपने हाथ में कंट्रोल रखते हैं। इन्हें बोलते हैं बेनामी प्रॉपर्टीज। बेनामी मतलब असली में किसी के नाम पर होंगी, मगर जिसके नाम पर है वो उसका रियल ओनर नहीं है। रियल ओनर तो उसका कोई और ही है जो उसको फंड कर रहा है। अब ऐसी बेनामी प्रॉपर्टी मान लो पकड़ी जाए, तो उस बेनामी प्रॉपर्टी पे भी आज की डेट में उसको डिस्करेज करने के लिए टैक्स लग गया, जिसका नाम क्या है? बेनामी प्रॉपर्टी टैक्स। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जिसके ऊपर लगाया जाएगा उसी को ही पे करना पड़ेगा। बट अगेन इट इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने बताया। अच्छा, अब आप में से कुछ लोगों ने बोला हाउस टैक्स एज एन म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है? सोच के देखो, क्या म्युनिसिपल टैक्स का बर्डन पास ऑन किया जा सकता है? क्या मेरे पे अगर हाउस टैक्स लगा, हमारे यहां पर दिल्ली के अंदर ना म्युनिसिपालिटी जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपको पता होगा दिल्ली 4 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिवाइडेड है। आप इस समय कौन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आ रहे हो? लक्ष्मी नगर में बैठे हो, कौन से के अंदर आ रहे हो? ज्योग्राफी तुम्हारी खराब है, वो तो मुझे पता था, इतनी खराब है, दिल्ली के भी नहीं पता। तुम कौन से पार्ट में बैठे हो? दिल्ली के नॉर्थ में बैठे हो, ईस्ट में बैठे हो, वेस्ट में बैठे हो, कहां बैठे हो? ईस्ट दिल्ली में बैठे हो इस समय। तो तुम इस समय कहां पर आ रहे हो? ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आ रहे हो। ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाएगी, जिसको दिल्ली में नाम दिया जाता है हाउस टैक्स। आपने एफएम वगैरह पे भी ऐड देखी होती है कई बार, एक पर्टिकुलर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर आके बोल रहा होता है प्लीज अपना हाउस टैक्स टाइम से जमा करा दो, तुम पैसे नहीं दोगे तो हमारे पास पैसे कहां से आएंगे, एंड सो ऑन सो। तो वो हाउस टैक्स का मेरा सवाल ये है, मैं इस प्रॉपर्टी का मान लो ओनर हूं, मेरे पे हाउस टैक्स लगा क्या, और मैंने लेट से वो आपको रेंट पे दे रखी है प्रॉपर्टी, तो क्या मैं वो म्युनिसिपल टैक्स आपसे चार्ज कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकता हूं। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स का बर्डन पास ऑन कर देते हैं किसी और के पास। तो म्युनिसिपल टैक्स टेक्निकली डायरेक्ट नेचर का नहीं होता, क्योंकि इसका बर्डन कई बार पास ऑन किया जा सकता है। ठीक है जी, कुछ जगहों पर अलग, इसलिए आप इसको प्योरली डायरेक्ट टैक्स नहीं बोल सकते, बिकॉज इस बर्डन कैन बी पास्ड ऑन। ऑल्दो म्युनिसिपल टैक्स का रेफरेंस इनकम टैक्स में बहुत जगह पर आएगा। जब इनकम टैक्स के अंदर आप रेंटल इनकम निकालने की कोशिश करोगे तो म्युनिसिपल टैक्स का जिक्र आएगा। बट ध्यान देना, म्युनिसिपल टैक्स वहां पर लेसर यानी कि लैंडलॉर्ड भी पे कर सकता है, और कुछ केसेस में लेसी यानी किराएदार भी पे कर रहा होगा। अगर किराएदार म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहा है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर समझ सकते हो वो लगा किस पे था? लैंडलॉर्ड पे। उसने पास ऑन किस पे कर दिया? किराएदार पे। बात समझ में आई? अच्छा, अब यहां पे बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल अगर मैं 1 जुलाई 2017 से पहले की बात करूं तो बहुत सारे थे। वैट लगता था, एक्साइज लगता था। एक्साइज भी 2 तरह की होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज, स्टेट गवर्नमेंट की एक्साइज। सर्विस टैक्स लगता था, कस्टम्स ड्यूटी लगती थी, और भी स्टेट टैक्सेस थे। उन सारी डिस्कशन को जो पहले लगते थे उनकी डिस्कशन करूंगा मैं जीएसटी बढ़ाते समय। जो टैक्सेस 1 जुलाई 2017 से पहले लगते थे वो सारी डिस्कशन करेंगे जीएसटी के अंदर। अभी मैं बताता हूं करंटली कौन से टैक्स लगते हैं। करंटली लगता है जीएसटी और साथ साथ लगती है कस्टम्स ड्यूटी। 2 तरह के टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आज की डेट में लगते हैं, एक होता है जीएसटी और एक होता है कस्टम्स। कस्टम्स ड्यूटी क्या होती है सर? हम ना इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी को प्यार से सिंगल वर्ड में क्या बोल देते हैं? कस्टम ड्यूटी। तो इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी लगाई जाती है आज की डेट में, और क्या लगाई जाती है? जीएसटी लगाया जाता है। अच्छा, अब जिन बच्चों ने जीएसटी पढ़ लिया होगा वो उनके मन में आ रहा होगा नहीं सर, जीएसटी के अलावा कुछ चीजों पे वैट भी लगता है, कुछ चीजों पे एक्साइज भी लगता है, आज भी लगता है। वो सारी डिस्कशन जीएसटी में। अभी क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव इनकम टैक्स पढ़ना है, मैं फालतू में यहां पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। अभी मैं आपको बोल रहा हूं इनके एग्जांपल जीएसटी और कस्टम ड्यूटी है। जब जीएसटी पढ़ेंगे तो समझेंगे जीएसटी के अलावा आज भी कुछ चीजों के ऊपर वैट लगता है, कुछ चीजों पे आज भी क्या लग रहा है? एक्साइज लग रही है।
आज अगर आप बिजनेस न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, वो वैसे आप तुम पढ़ते नहीं होगे, तुम कार्टून नेटवर्क वाले लग रहे हो मेरे को सारे, बिजनेस न्यूज़पेपर अगर तुम पढ़ते हो तो मुझे आपको पता होगा कोई एक एग्जाम्पल, उन वो जिन बच्चों ने जीएसटी कर लिया वो जवाब नहीं देंगे, जिनको नहीं पता कोई ऐसा एग्जाम्पल जो पुराने टैक्सेस लग रहे हैं। पेट्रोल सुना होगा ना बार बार, वो पेट्रोल के ऊपर जो सारा वो चल रहा है, 100 रुपीज क्रॉस कर गया है, सरकार को बोलते हैं पेट्रोल पे टैक्स कम करो, सरकार कहती है जीएसटी में हम लाते हैं, स्टेट्स भी मना कर देती हैं, सेंटर भी मना कर देती है, बात वहीं रह जाती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो पेट्रोल और डीजल आज भी इन पे क्या लग रहा होगा, पुराना टैक्स, वैट और एक्साइज लग रहा है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल, आपने क्या बोला अभी कुछ एविएशन टर्बाइन फ्यूल के भी बोल रहा था, या मेरे को सिर्फ सुनाई दे रहा था, चलो छोड़ो, मुझे सिर्फ सुनाई। एक फ्यूल होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ, कहां पे लगता है, प्लेन के अंदर। प्लेन पेट्रोल से डीजल से नहीं चलते, ये तो पता है ना, अगर नहीं पता तो आज मैंने तुम्हें कुछ बहुत नई चीज बता दी, पेट्रोल डीजल से नहीं चलते, पेट्रोल में पेट्रोल नहीं, और प्लेन के अंदर पेट्रोल नहीं भरते, वो क्या भरते हैं, एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल भी क्या है, जैसे पेट्रोल और डीजल पुराने लॉ में है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल भी क्या है, पुराने के अंदर है। सिमिलरली किसी ने भी एग्जांपल क्या दिया, अल्कोहल, अल्कोहल को भी हमने जीएसटी से क्या रख रखा है, बाहर। तो ये सिर्फ एग्जांपल दे दिए मैंने आपको, डिटेल डिस्कशन कहां करेंगे, जीएसटी के अंदर करेंगे। तो अभी के लिए हमने पढ़ लिया इनडायरेक्ट टैक्स हमारे देश में एग्जांपल कौन कौन से हैं, जीएसटी है और कस्टम ड्यूटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लिमिटेड आइटम्स के ऊपर बाकी और तरह के टैक्सेस लगते रहते हैं। दिस इज द ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन इन आवर कंट्री। एक जमाने में यहां पर बहुत सारे टैक्स होते थे, जिसको कुछ हद तक हमने कम कर दिया 2017 के बाद, मगर अभी भी प्राइमा फेसाई देख के अच्छी फीलिंग आ रही होगी आपको। ये जो वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी है, किसी ने थोड़ी देर पहले लिखा भी, वन नेशन वन टैक्स। पहली बात तो वन नेशन वन टैक्स हम इनडायरेक्ट टैक्स के लिए बोलते हैं, डायरेक्ट के लिए कभी नहीं बोलते। तो अगर आपको ऐसा लगता है वन नेशन वन टैक्स, आपने बहुत बार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीचेस में, हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में सुना होगा वन नेशन वन टैक्स लाए हम, तो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स, पहली बात, लेट्स बी क्लियर। और इनडायरेक्ट टैक्स में भी वन नेशन वन टैक्स देख के बड़ा अच्छा लगेगा, एक ही टैक्स रह गया, जीएसटी। कस्टम ड्यूटी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगेगा ना। जब जीएसटी की गहराइयों में जाओगे, जब जीएसटी के अंदर डूब जाओगे धीरे धीरे करते करते, आपको पता लगेगा असली में ये वन नेशन वन टैक्स नहीं है। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर पुराने टैक्सेस लग रहे हैं, और उनका कारण भी है, ऐसा नहीं है टाइम पास के लिए लग रहे हैं, उनका कारण भी है, उन कारण का भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये जो वन नेशन वन टैक्स है, ये एक आम इंसान को बोलने वाली चीज है। जब जैसे जैसे एक टैक्स के अंदर आप डिटेल में जाओगे, ये वन नेशन वन टैक्स वाली थ्योरी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, टू अ ग्रेट एक्सटेंट खत्म होने लग जाएगी। ठीक है जी, और उसका कारण भी आपको पता चलता जाएगा। तो अब आपको ये तो बता दिया मैंने लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा खर्च करके कि हमारे टैक्सेस कौन से हैं। आप में ज्यादा बच्चे कह रहे होंगे सर हमें पता था तो बहुत अच्छी बात है, फिर मेरा बताना कर्तव्य था। अब बात करते हैं सिलेबस की, सीए इंटर के सिलेबस की। सिलेबस की बात करें, हमारा सब्जेक्ट पेपर नंबर 4 100 मार्क्स का है। हमारे सिलेबस में सर कौन कौन से टैक्सेस हैं ये बताओ। पहली चीज हमारे सिलेबस के अंदर है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है जी। इनकम टैक्स हमारे सिलेबस में है 60 मार्क्स का। इनकम टैक्स इज ऑफ 60 मार्क्स इन आवर सिलेबस। तो बाकी 40 किसका है, बाकी 40 है जीएसटी का, बाकी 40 मार्क्स का हमारा जीएसटी है। कस्टम ड्यूटी कहां गया सर, कस्टम ड्यूटी हमारे सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है, वो हमारे सीए फाइनल के सिलेबस में आएगा। और मगर जीएसटी पढ़ते समय आपको ना चाहते हुए भी थोड़ी बहुत डिस्कशन कस्टम ड्यूटी की करनी पड़ेगी। तो जब आप जीएसटी पढ़ोगे कुछ बेसिक नॉलेज ऑफ कस्टम ड्यूटी आपको मिल जाएगी, क्योंकि दोनों इनडायरेक्ट टैक्स है ना, आपस में लिंक्ड हैं थोड़े बहुत, तो थोड़ा बहुत कस्टम पढ़ाना पड़ेगा। बट बाय एंड लार्ज कस्टम्स आपके सिलेबस में नहीं है, वो कब आएगा, सीए फाइनल में आएगा। सर इनकम टैक्स को 60 मार्क्स क्यों, जीएसटी को 40 क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हो, क्या सारा इनकम टैक्स आपको सीए इंटर पे पढ़ा देंगे? नहीं, कुछ सेक्शन हमारे सीए इंटर में है और बाकी सारा इनकम टैक्स कब आएगा, सीए फाइनल। नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सीए फाइनल के अंदर भी आप मान के चलो आपके 2 ग्रुप होंगे। सीए फाइनल के अंदर ग्रुप नंबर 2 के अंदर पेपर नंबर 7 आपका होता है डायरेक्ट टैक्स का, डीटी। उसका नाम डायरेक्ट टैक्स है। एक जमाने में वेल्थ टैक्स भी होता था, मगर अब प्राइमरली इनकम टैक्स और बेनामी ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह वो आपको थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे। मुझे नहीं पता कितनी डिटेल में पढ़ाते हैं, मगर पढ़ाते जरूर हैं।
ठीक है जी, तो डीटी का आएगा। अच्छा, फाइनल के अंदर जो इनकम टैक्स आएगा, क्या वो सीए इंटर के सिलेबस को कवर करके आएगा, जो चीजें आपने सीए इंटर में पढ़ लिया, या फिर वो बैलेंस टॉपिक आएंगे? क्या लगता है, सीए फाइनल के अंदर सिर्फ बैलेंस टॉपिक जो बच गए वो आएंगे या पूरा आएगा? पूरा आएगा। वो कह रहे हैं हमें पता है तुम फीफो पे चलते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तुमने फाइनल का अगर बीच में तुम्हारे दिमाग में डाला, जैसे तुम्हारे इंटर के दिमाग में आप डाल लेंगे, थोड़े दिन बाद तुम फाउंडेशन भूल चुकोगे, और 6 महीने बाद तो तुमसे 4 सब्जेक्ट भी पूछूंगा ना, तुम सब्जेक्ट के नाम भी नहीं बता पाओगे। तुमसे बीसीआर की फुल फॉर्म पूछूंगा, पता चलेगा बीसीआर की फुल फॉर्म भूल चुके हो। मगर अभी याद है, अभी क्योंकि नया नहीं आया ना, फीफो मेथड अभी नहीं लगा, तो फाइनल तक अगर तुम्हें सिर्फ बैलेंस टॉपिक पढ़ा दें फीफो के हिसाब से, तुम इंटर वाला तो बाहर कर दोगे। इसीलिए इंस्टीट्यूट तुम्हें जानता है, तुम्हें पहचानता है। इंस्टीट्यूट क्या करता है, पूरा इनकम टैक्स किस में डाल देता है, सीए फाइनल। तो जो इंटर में पढ़ेंगे तो क्या सीए फाइनल में भी पढ़ेंगे? यस, इंटर वाली चीजें सीए फाइनल में आएंगी। हाँ, टफनेस लेवल बढ़ जाएगा, क्वेश्चन की जो एक्सपेक्टेशन है, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा 11th क्लास में भी फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आता था, और फाउंडेशन में भी फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आया होगा, पेपर में आया था नहीं आया था? आया होगा। क्या दोनों के टफनेस लेवल में थोड़ा बहुत फर्क तो होगा, थोड़ा सा तो बड़ा होगा ना लेवल 11th का। 11th में तो भाई 8 एडजस्टमेंट हैं, रट्टा मरवा देते हैं तुम्हें, तुम आंख बंद करके फिगर बाद में देखते हो, पहले वो एडजस्टमेंट कर देते हो। इंटर मैं फाउंडेशन में एज्यूम करता हूं इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं होता होगा, बाकी मुझे ज्यादा मैं पता नहीं अकाउंट्स के बारे में, थोड़ा मुश्किल आता होगा। सेम वे में सीए इंटर में जो टैक्सेशन आएगा वो फिर भी इजी आएगा, जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो उसके अंदर सारी बारीकी हैं, वो कहां पूछी जाएंगी, सीए फाइनल के अंदर। सिलेबस वो सेम फिर से वहां पर रिपीट होता है। सेम वे में जीएसटी में, जीएसटी का सिलेबस थोड़ा बहुत इंटर में डालेंगे, फाइनल के अंदर कस्टम ड्यूटी भी आ जाएगा, मगर 70 मार्क्स का फिर भी क्या होगा, जीएसटी। 30 मार्क्स का कस्टम ड्यूटी होता है फाइनल में। फाइनल के अंदर आता है पेपर नंबर 4, फाइनल के अंदर पेपर नंबर 4 कह रहा हूं, पेपर नंबर 8। फाइनल में पेपर नंबर 8 हमारा होता है आईडीटी। आईडीटी बोले तो इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम भी आ जाता है, जीएसटी भी आ जाता है। जीएसटी 70 मार्क्स का होता है, कस्टम कितने मार्क्स का होता है, 30 का। अच्छा, जो 70 मार्क्स का जीएसटी होता है उसमें इंटर वाला भी सारा आता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट इंटर में जो रह गया वो भी आता है। सेम लॉजिक फीफो में तुम भूल ना जाओ, इसलिए वो डालते हैं। मगर जो क्वेश्चन जीएसटी का फाइनल में आएगा और जो इंटर में आएगा, ऑफ कोर्स उसके लेवल में थोड़ा बहुत फर्क होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इनकम टैक्स का वेटेज इन्होंने ज्यादा रखी है, क्योंकि इनकम टैक्स में हमें उन्होंने ज्यादा कवरेज कराई है इन टर्म्स ऑफ सिलेबस ऑफ इनकम टैक्स, जबकि जीएसटी में उन्होंने बहुत ही लिमिटेड कवरेज कराई है, इसलिए उन्होंने कितने मार्क्स रखे हैं, 40। अब यहां पर डाउट आएगा, सर क्लास की स्टार्टिंग में आपने बोला 30% पेपर एमसीक्यू है, 70% डिस्क्रिप्टिव है, क्या वो इनके अंदर भी डिवाइडेड होगा? यस। 60 का 30% कितना हो गया, 18 मार्क्स। 18 मार्क्स के पेपर क्या होगा, एमसीक्यू, और रिमेनिंग 70% कितना हो गया, 42 मार्क्स। 42 मार्क्स का पेपर क्या होगा आपका, एक सेकंड यार, 42 मार्क्स का पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। सिमिलरली इसके अंदर अगर मैं डिवीजन करूं, 12 मार्क्स का पेपर आपका एमसीक्यू होगा, और रिमेनिंग 28 मार्क्स का पेपर क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। अब अगली चीज मुझे बताओ, ये कोई बड़ी चीज नहीं है एक ही पेपर के अंदर 2 सब्जेक्ट आना। फाउंडेशन के अंदर भी आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसी के साथ में था, बिजनेस लॉ और बीसीआर साथ में थे, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और एलआर साथ में थे। तो ये आपको पता है कि हाँ सीए में सब्जेक्ट मर्ज होके आते हैं। बट मुझे एक बात बताओ, फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स और बीसी का पेपर अलग अलग आया था या एक ही आया था? एक ही आया था। आंसर शीट अलग अलग मिली थी या एक ही मिली थी? एक ही। मैथ्स में भी एक ही मिली थी, इसके अंदर भी एक ही मिली थी। यहां पर क्या होगा, आपको पेपर के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा पेपर। पार्ट ए इनकम टैक्स, पार्ट बी जीएसटी। पेपर अलग अलग, आंसर शीट भी दोनों की अलग अलग मिलेगी। आपको इनकम टैक्स का पेपर अलग आंसर शीट पे लिख के आना है, और जीएसटी का पेपर अलग आंसर शीट पे। बट ध्यान देना, जो आंसर शीट पे 42 मार्क्स का पेपर एक आंसर शीट में आएगा, 28 मार्क्स का पेपर दूसरी आंसर शीट में आएगा, पार्ट बी आएगा। ठीक है। ये जो एमसीक्यू हैं 18 और 12 मार्क्स के, इसका क्वेश्चन पेपर एक ही आएगा। यानी क्वेश्चन पेपर आपको 2 मिलेंगे। एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसको हम प्यार से बोलते हैं एमसीक्यू बुकलेट, जिसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए 18 मार्क्स का इनकम टैक्स, पार्ट बी 12 मार्क्स का जीएसटी।
उसकी आंसर आपको अपनी शीट में नहीं लिखनी, OMR शीट मिलेगी, OMR शीट में आपको सर्कल करना है जैसे आप फाउंडेशन में करते आए हो। फिर आपको दूसरा पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का। उसका पार्ट ए होगा इनकम टैक्स 42 मार्क्स, पार्ट बी होगा जीएसटी 28 मार्क्स। इसको सॉल्व करने के लिए अलग आंसर शीट मिलेगी, इसको सॉल्व करने के लिए अलग आंसर शीट मिलेगी। जीएसटी की आंसर शीट में इनकम टैक्स का क्वेश्चन मत करके आना, एंड वाइस वर्सा। आपको लग रहा होगा कि आप बच्चा समझ के हम ऐसी बातें बोल रहे हो, हर बार ऐसे सैंपल मिलते हैं मुझे इसलिए बोल रहा हूं तुम्हें। इंस्टाग्राम तो मेरा भरा पड़ा होता है, किसी दिन तुम्हें बैठ के ना इंस्टाग्राम पे अपने मैसेजेस पढ़वाऊंगा, इसके अंदर खोल के ना पढ़वाऊंगा, फिर तुम्हें पता लगेगा मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें क्यों बताता हूं। भरे पड़े हैं बाहर ऐसे लोग, क्योंकि उनको सही समय पे बताया नहीं गया था। तो छोटी छोटी चीजें मैं पहले जा रहा हूं, पहली क्लास में बता के करूं, रोज रोज नहीं बताऊंगा ये चीजें, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, यहां पर फाउंडेशन में क्या होता था, आपके सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होते थे, एमसीक्यू। इकोनॉमिक्स का पेपर 100 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स और बीसीके के, तो मार्क्स पे क्वेश्चन कितने आए 100। मैथ्स का पेपर 100 मार्क्स का, क्वेश्चन कितने आए 100 ही आए थे ना, 100, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता था। यहां पर कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी होंगे। एमसीक्यू में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन वो इतने टेक्निकल पूछेगा, वो कहेगा यू डिजर्व 2 मार्क्स। और बेसिकली आज आप एमसीक्यू देखोगे ना, आप रियलाइज करोगे, आप कहोगे जो चीज डिस्क्रिप्टिव में 5 मार्क्स की करवाता, वही चीज ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में करवा देता है वो तुमसे। तभी मैंने कहा है ये एमसीक्यू आने से ना एग्जामिनर के पास कवरेज करने का स्कोप बढ़ गया है। वही चीज जो 5 मार्क्स में पूछता था वो, क्योंकि आपको सॉल्यूशन करके दिखाना होता था, अब वही चीज एमसीक्यू में वो आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, मगर वो आंसर निकालने के लिए रफ में आपको करना पड़ेगा। वो कहेगा क्योंकि तुमने रफ में किया, 5 की जगह मैं तुम्हें कितने मार्क्स दूंगा, 2 मार्क्स दूंगा, बस 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। तो 1 मार्क के भी क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स के भी। सेम जीएसटी में 1 मार्क के भी होंगे और 2 मार्क्स के भी होंगे। ठीक है जी, 1 मार्क्स ऑल्सो, 2 मार्क्स ऑल्सो। अच्छा, फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग थी, पता है ना, नेगेटिव मार्किंग थी, मतलब अगर आपका आंसर गलत होगा तो उसके मार्क्स भी नहीं मिलेगा और -0.25 होगा, 0.25 क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। अगला सवाल, सर यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग है, आंसर इज नो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इंटर के अंदर। उन्होंने कहा तुम क्वेश्चन करो, बिंदास करो, डरने वाली जरूरत नहीं है। तो हम अटेम्प्ट तो जरूर करके आएंगे, ये तो हमें पक्का पता है, अटेम्प्ट पक्का पक्का करके आना है हमें। अच्छा, अगली चीज, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो आपका है इनकम टैक्स का, बोलूं 42 मार्क्स का पेपर है, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंडेटरी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी होगा, वो आपको कंपलसरी है, करना ही करना पड़ेगा। इसके अलावा 42 मार्क्स में से 14 मार्क्स आ गए ना, इसके अलावा जो बाकी 3 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर ओवरऑल चॉइस आएगी आपकी, मतलब इंटरनल पार्ट्स भी होंगे मगर ओवरऑल चॉइस होएगी। 3 में से कोई आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो इस तरह से ओवरऑल चॉइस मिलेगी। सिमिलरली जीएसटी के अंदर भी जो पहला क्वेश्चन होगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यूजुअली, वो क्या होगा आपका मैंडेटरी होगा, और उसके बाद वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें क्या आएगी, ओवरऑल चॉइस आएगी। तो ये जो मैंडेटरी क्वेश्चन है ये करने का, ऐसा ही सेम तरीका आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में आता था, फाउंडेशन में यही होता था ना। अकाउंटेंसी का पहला क्वेश्चन क्या होता था, मैंडेटरी, बाकियों में क्या होती थी, ओवरऑल चॉइस। अब मेरी बात सुनो, जो मैंने कहा ना आपसे 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें मल्टीपल चैप्टर पूछ लेते हैं, आप समझदार हो, वो कौन सा क्वेश्चन होता होगा, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैंडेटरी क्वेश्चन होता है, और ये वो क्वेश्चन होता है जिसमें वो इनकम टैक्स के लगभग 5-6 चैप्टर कवर करके एक ही क्वेश्चन बना देता है। सिमिलरली जीएसटी में भी जो पहला क्वेश्चन है वो कोशिश करता है सारे चैप्टर नहीं तो एटलीस्ट 2-3 चैप्टर्स को मिक्स करके क्या बनाए, ये बनाए। तो एमसीक्यू में केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वहां पर वो कोशिश करेगा एक से ज्यादा चैप्टर की मिक्सिंग करने की। सिमिलरली यहां पर डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चन नंबर 1 इनकम टैक्स का, क्वेश्चन नंबर 1 जीएसटी का, मल्टीपल चैप्टर्स को क्या करेगा, कवर करने की कोशिश करेगा। अगला क्वेश्चन, सर जो चॉइस है वो डिस्क्रिप्टिव में आएगी क्या एमसीक्यू में भी आएगी, क्या एमसीक्यू में भी ऐसी होगा इतने में से इतने कर लो बाकी छोड़ दो, नहीं, एमसीक्यू में कोई भी चॉइस नहीं आएगी। सो दिस इज योर पेपर पैटर्न, जहां पर आपको इस तरह से पेपर मिलेगा। ठीक है जी, ये मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ली पेपर पैटर्न की। ब्रेक ले लें एक बार, करते करते ब्रेक का समय हो ही गया।
ब्रेक के बाद आगे डिस्कशन करेंगे। मुझे अभी थोड़ा बहुत और बताना है कि हमारी पेपर में पढ़ने की क्लास में पढ़ने की टेक्निक क्या होगी, आपको बुक्स कौन कौन सी मिलेंगी, वो ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। टाइम हुआ है 9:55, ब्रेक लेते हैं 10:10 तक, 15 मिनट की। फेस टू फेस वाले हो, पहले दिन डर जाओगे, धीरे धीरे ब्रेक कम करता जाऊंगा।